हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम फ्रांसिस बेकन के ऐसे ऑफ स्टडीज को करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने फ्रांसिस बेकन के बारे में जाना था और ऑफ स्टडीज का कुछ इंट्रोडक्शन जाना था। ऑफ स्टडीज से ज्यादा हमने फ्रांसिस बेकन के बारे में जाना था, उनकी लाइफ में उनके साथ क्या क्या हुआ, उन्होंने किस तरह के वर्क्स लिखे और किस तरह से उन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर ग्रो करा। तो इस वीडियो में हम ऑफ स्टडीज को पढ़ेंगे। ऑफ स्टडीज से पहले हम ऐसे के बारे में जानेंगे, ऐसे क्या होता है, किस किस तरह के ऐसे होते हैं और इसकी शुरुआत कैसे हुई। An essay is a concise piece of non-fiction writing that aims to either inform the reader about a topic or argue a particular perspective. Generally a piece of writing that gives the author's own argument. बेसिकली हम बात करें तो एक ऐसे होता है, वो किसी भी पर्सन के किसी भी तरह की सोच के बारे में हो सकता है। मान लीजिए कि मेरे पास कोई टॉपिक है और उसके बारे में मैं आपको बेसिकली बता रहा हूँ, तो वो एक तरह का ऐसे हो गया। तो एक नॉन फिक्शन राइटिंग है और इस पर हम किसी भी तरह के टॉपिक पर कुछ भी आर्ग्यू कर सकते हैं, अपना पर्सपेक्टिव दे सकते हैं। अब ये ऐसे वर्ड जो है ये आया कहाँ से है? ये एक फ्रेंच इन्फिनेटिव से है, एसेयर। इसका मीनिंग होता है टू ट्राई या फिर टू अटेम्प्ट। अब डॉक्टर जॉनसन, जिनका पूरा नाम है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, उन्होंने ऐसे के बारे में क्या कहा कि एक लूज सेली ऑफ माइंड है। इसे हम किसी भी तरह का रेगुलर या फिर ऑर्डरली कंपोजिशन नहीं कह सकते हैं, ये एक इररेगुलर इनडाइजेस्टेड पीस ऑफ वर्क है। और बेकन ने अपने खुद के जो वर्क है एसेज, उसको डिस्पर्स्ड मेडिटेशंस कहा। डिस्पर्स्ड यानी कि बिखरी हुई। एंड बिफोर बेकन, राइटर्स ऑफ द एलिजाबेथन एज यूज स्कॉलिस्टिक फिलोसफी एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, बट बेकन यूज्ड एम्पिरिकल अप्रोच। अब बेकन के पहले के जितने भी एलिजाबेथन एज के राइटर्स थे, वो स्कोलिस्टिक फिलोसफी का यूज करते थे, जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा भी है। वो अपनी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को बताते थे, लेकिन बेकन ने एम्पिरिकल अप्रोच को चुना। और एल्डस हक्सले ने भी एसेज के बारे में कुछ कहा है, दैट अ लिटरेरी डिवाइस फॉर सेइंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट ऑलमोस्ट एनीथिंग, यानी कि किसी भी चीज के बारे में आप कुछ भी कह देंगे, उस तरह से यूज की जाने वाली लिटरेरी डिवाइस जो है वो एसेज हैं। अब एसेज को हम सब क्लासिफाई कर सकते हैं, फॉर्मल एसेज में और इनफॉर्मल एसेज में। बेकन के लगभग एसेज जो हैं वो फॉर्मल एसेज हैं। और इनफॉर्मल एसेज की बात करें तो ये लिखते थे ज्यादातर चार्ल्स लैम। इनफॉर्मल एसेज में चार्ल्स लैम का नाम बहुत ज्यादा यूज होता है। चार्ल्स लैम को प्रिंस ऑफ एसेज भी कहा जाता है। अगर हम इंग्लिश प्रोज की बात करें तो फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज या फादर ऑफ इंग्लिश एसेज किसे कहते हैं हम, ये हमने प्रीवियस वीडियो में बात की। फ्रांसिस बेकन को हम कहते हैं। फॉर्मल एसेज के लिए नाम आए तो फ्रांसिस बेकन, और इनफॉर्मल एसेज के लिए नाम आए तो सबसे बड़ा नाम आता है चार्ल्स लैम। अब चार्ल्स लैम की बात करें तो चार्ल्स लैम जो थे वो रोमांटिक एसेज थे, उन्हें प्रिंस ऑफ एसेज भी कहा जाता है। और ये इमोशन बेस्ड एसेज लिखते थे, इमोशनल एसेज लिखते थे। इनके एसेज में इमोशंस की बहुत जगह होती थी, ये सब्जेक्टिव एसेज होते थे इनके। और फॉर्मल एसेज की बात करें या फिर फ्रांसिस बेकन से रिलेटेड बात करें तो फ्रांसिस बेकन के एसेज जो हैं वो फॉर्मल होते थे, काफी ज्यादा प्रैक्टिकल एसेज थे, ये फॉर्मल एसेज थे, एलिजाबेथन एसेज थे। और इनके जितने भी एसेज हैं वो हाईली ऑब्जेक्टिव एसेज होते थे, इनके एसेज सब्जेक्टिव नहीं होते थे। अब हम बात करें बेकन की डिडक्टिक अप्रोच की। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि इंडक्टिव रीजनिंग पे ज्यादा बात करते हैं। इनकी अप्रोच जो है, जो बेकोनियन मेथड है, वो इंडक्टिव मेथड भी कहलाता है। इन्होंने अपने एसेज में इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिक अप्रोच यूज की। द टर्म डिडक्टिक means that the work is intended to teach, particularly in having moral instruction as an ulterior motive। सीधी सीधी बात है कि डिडक्टिक का क्या मीनिंग है। इसका मेन मोटिव होता है टीच करना, पर्टिकुलरली किसी भी चीज पर, किसी भी बात पर मोरल इंस्ट्रक्शन देना। Bacon's essays are filled with practical advice on how to navigate the world, succeed in life and make the most of one's intellect। अब बेकन के एसेज थे, उनमें प्रैक्टिकल एडवाइस बहुत ज्यादा भरी होती थी। और ये प्रैक्टिकल एडवाइस किस तरह की होती थी कि दुनिया में किस तरह से रहें, हम लाइफ में किस तरह से सक्सीड हों, और किस पर्सन के साथ किस तरह का बिहेवियर करना है, उसके लिए हमारा इंटेलेक्ट क्या कहता है। ही ऑफन राइट्स इन एन अथॉरिटेटिव गाइडिंग टोन, अपीलिंग टू रीडर्स इंटेलेक्ट रादर देन देयर इमोशंस। ये हमने पहले भी बात की है, ये इमोशंस से ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच यूज करते थे। तो इनके एसेज जो हैं वो इमोशंस पर बेस्ड नहीं होते थे, ये डायरेक्टली रीडर के माइंड को अप्रोच करते थे, अपील करते थे। इनके एसेज अथॉरिटेटिव होते थे और गाइडिंग टोन होती थी। जैसे इनका जो ऐसे है ऑफ स्टडीज, उसमें भी ये काफी तरह की एडवाइसेस देते हैं, जैसे स्टडी के क्या क्या पर्पसेज हैं, स्टडीज फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। इस लाइन से ऑफ स्टडीज ऐसे जो है इसकी शुरुआत होती है। तो स्टार्टिंग में ही ये स्टडी के पर्पस के बारे में बताते हैं, यानी कि हमें गाइड करते हैं। ये रीडिंग मेथड्स के बारे में भी बात करते हैं। सो ही कैटेगराइजेस हाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स शुड बी रेड, some to be tasted, others to be swallowed and some few to be chewed and digested। ये रीडिंग के मेथड्स पर भी बात करते हैं और मेंटल रेमेडीज पर भी बात करते हैं, जैसे कि हम मैथमेटिक्स को वॉन्डरिंग माइंड के लिए यूज कर सकते हैं एक रेमेडी की तरह। तो ये बेकन की डिडक्टिव अप्रोच है और इंडक्टिव मेथड का ये यूज करते थे, ये हमें ध्यान रखना है। अब हमारा ऐसे स्टार्ट हो रहा है ऑफ स्टडीज। ऑफ स्टडीज के बारे में हमने बात की थी कि ये जो ऐसे है ये 1597 में पब्लिश हुआ था पहली बार, जिसमें इनके फर्स्ट पब्लिकेशन में टोटल 10 ऐसेज थे, जिनमें पहला ऐसे
ही ऑफ स्टडीज था। और इसमें शुरुआत में ही बेकन स्टार्ट करते हैं स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। अब ये स्टार्टिंग से ही अपने ऐसे में ट्राइकोलन मेथड का यूज करते हैं, ट्राइकोलन अप्रोच का यूज करते हैं। ट्राइकोलन अप्रोच क्या है कि अपने सेंटेंसेस में 3 तरह की बातें ज्यादातर करते हैं। ये बात हमने पिछली वीडियो में भी की थी। तो ओपनिंग थीसिस क्या कहती है कि स्टडीज किस तरह से यूज की जाती हैं, स्टडीज किस तरह से सर्व करती हैं। यहाँ पर सर्व का हम मीनिंग कह सकते हैं हेल्प करना या फिर यूज करना। तो स्टडीज यूज्ड फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। ये स्टेटमेंट एज इट इज कई बार फिलिप्स में भी यूज होती है। अब डिलाइट की तरह किस तरह से स्टडीज होती हैं, हैप्पीनेस के लिए, खुशी के लिए। ऑर्नामेंट यानी कि कन्वर्सेशन में, बातचीत में हम इसे ऑर्नामेंट की तरह, गहने की तरह यूज कर सकते हैं। और एबिलिटी में यानी कि नॉलेज में, पावर में हम इसका यूज कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में ही बेकन बात करते हैं, हमें स्टडीज के 3 ऑब्जेक्टिव्स बताते हैं कि 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं स्टडी के। क्या क्या हैं? स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। डिलाइट के लिए किस तरह? पर्सनल प्लेजर के लिए, इंटेलेक्चुअल जॉय के लिए। ऑर्नामेंट में किस तरह? सोशल और कम्युनिकेटिव एडवांटेज के लिए, हम बातचीत करते हैं उसके लिए। और एबिलिटी के लिए यानी कि प्रैक्टिकल कॉम्पिटेंस के लिए, प्रोफेशनल जजमेंट के लिए, पावर के लिए। तो स्टडीज स्टार्टिंग में ही हमें बताते हैं कि 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं स्टडी के। अभी अपनी लाइन को आगे कंटिन्यू करते हैं। देयर चीफ यूज फॉर डिलाइट is in privateness and retiring, for ornament is in discourse, and for ability is in the judgment and disposition of business। अब जो इन्होंने 3 बातें कही कि स्टडीज 3 तरह से काम आती हैं, डिलाइट के लिए, ऑर्नामेंट के लिए और एबिलिटी के लिए। अभी अपने तीनों पर्पसेस को एक्सपेंड कर रहे हैं कि डिलाइट में इसका यूज होगा जब हम प्राइवेटनेस में इसका यूज करेंगे, जब हम रिटायरिंग में इसका यूज करेंगे। प्राइवेटनेस यानी कि सॉलिट्यूड, अकेले में। रिटायरिंग यानी कि देश दुनिया से अलग, जब हम अवे फ्रॉम द वर्ल्ड होते हैं, उस टाइम पर हम इसका यूज कर सकते हैं। मेन बात इसकी क्या है कि हमें पढ़ने में खुशी कब मिलती है? जब हम ऐसे नॉवेल्स को पढ़ते हैं जो हम अकेले बैठ के पढ़ते हैं, दुनिया से दूर, बिना किसी हलचल के, बिल्कुल आराम से बैठकर पढ़ते हैं, तब हमें उसे पढ़ने में अच्छा लगता है, हमें डिलाइट मिलता है, हमें हैप्पीनेस मिलती है। तो डिलाइट का यहाँ पर मीनिंग है हैप्पीनेस के लिए। और प्राइवेटनेस यानी कि सॉलिट्यूड यानी कि अलोन, अकेले बैठकर, अवे फ्रॉम द वर्ल्ड। ऑर्नामेंट के लिए कब यूज करते हैं हम? इज इन डिस्कोर्स। डिस्कोर्स यानी कि डायलॉग, कन्वर्सेशन। जब हम लोगों से वार्तालाप करते हैं तो स्टडीज हमारे लिए ऑर्नामेंट का काम करती हैं, हमारे लिए एक गहने के रूप में होती हैं। यानी कि हमारा लहजा किस तरह का है वो हमारे डिस्कोर्स से पता चलता है जब हम कन्वर्सेट करते हैं। तो स्टडीज उस चीज को ऑर्नामेंट देती हैं। जब हमें स्टडीज के बारे में काफी जानकारी होती है, जब हम बहुत पढ़ लिख जाते हैं, चीजों को समझ जाते हैं, तो हम बातों को काफी सोच समझ कर बोलते हैं कन्वर्सेट करते टाइम। तो उस वजह से डिस्कोर्स के टाइम पर ये ऑर्नामेंट का काम करती हैं। अब डिलाइट के लिए 2 तरह का यूज हुआ, प्राइवेटनेस में और रिटायरिंग में। तो डिलाइट के लिए 2 तरह का यूज है। ऑर्नामेंट में 1 तरह का यूज है डिस्कोर्स के लिए, और एबिलिटी के लिए भी 2 तरह का यूज है, एक तो जजमेंट में और एक डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस। अब एबिलिटी का मैंने आपको बताया कि ये पावर के लिए यूज होता है, स्ट्रेंथ के लिए यूज होता है। तो स्ट्रेंथ में या पावर में हम किस तरह से यूज करते हैं? जजमेंट के लिए। जजमेंट यानी कि किसी बात पर हम निर्णय देते हैं या अपना विचार प्रकट करते हैं, अपना ओपिनियन देते हैं, उसमें हमें एबिलिटी बहुत चाहिए होती है। हमारे लिए पावर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें जज करना अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि हम किसी चीज पर अपना ओपिनियन दे रहे हैं तो वो ओपिनियन सही भी होना चाहिए, तभी लोग हमें पावरफुल समझते हैं। इसीलिए जजमेंट में बहुत ज्यादा काम आती है। एंड इन डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस। अब यहाँ पे डिस्पोजिशन का क्या मीनिंग है? सेटल करना या फिर फुलफिल करना। तो बिजनेस को सेटअप करने में, बिजनेस को फुलफिल करने में, बिजनेस यहाँ पर किसी वर्क के लिए हो सकता है कि किसी भी तरह का कोई वर्क है उसको हम किस तरह से सेटल करते हैं, उसको किस तरह से फुलफिल करते हैं, पूरा करते हैं, वो हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है। तो अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो हमारे पास एक तरह का स्ट्रेंथ आ जाती है, एक तरह की पावर आ जाती है। तो एबिलिटी के लिए 2 यूज हैं, एक जजमेंट में और एक डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस। तो जजमेंट का यहाँ क्या मीनिंग हुआ? डिसीजन मेकिंग करना, निर्णय लेना, ओपिनियन देना। तो यहाँ तक हमारी एक लाइन कंप्लीट हुई है। ये स्टडीज के बारे में ही अभी तक बेकन ने बताया कि स्टडीज जो है वो 3 तरह से काम आती हैं, डिलाइट के लिए, ऑर्नामेंट के लिए और एबिलिटी के लिए। उसी लाइन को एक्सपेंड करते हुए उन्होंने स्टडीज के यूज बताए हैं कि डिलाइट के लिए किस तरह से यूज होती है, प्राइवेटनेस में और रिटायरिंग में। ऑर्नामेंट में किस तरह से यूज होती है, डिस्कोर्स के लिए, और एबिलिटी के लिए किस तरह से यूज होती है, जजमेंट में और डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस में। अब बेकन ने अपनी लाइफ में इस हायरार्की को पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि जब ये स्टेट्समैन की पोजीशन पर थे पार्लियामेंट में, तब प्रीवी काउंसिल में उन्होंने लर्निंग को प्रैक्टिकल जजमेंट के रूप में यूज किया था जब स्टेट्स के मैटर थे। और अपनी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए इन्होंने सॉलिट्यूड स्टडी भी की थी, यानी कि अकेले में रहकर भी शुरुआत में स्टडी की थी, जब इन्होंने एम्पेरिकल अप्रोच को स्टार्टिंग में चुना था जब ये 12
12 साल के थे। और उसके बाद ऑर्नामेंट में किस तरह से यूज किया इन्होंने, जब ये क्वीन के ट्रस्टेड एडवाइजर बने थे पार्लियामेंट में, जब ये क्वीन के ट्रस्टेड एडवाइजर बने थे और उसके बाद पार्लियामेंट में भी इन्होंने इसका यूज किया। तो ये तीनों फेज जो हैं, इन तीनों चीजों को बेकन ने खुद से फेस किया है, अपनी पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। तो अपने प्रैक्टिकल अफेयर्स पर अपनी प्रैक्टिकल अप्रोच का यूज करते हुए ही बेकन ने इस चीज को लिखा है। अब ये अपनी बात में आगे बढ़ रहे हैं और अपनी एक्सपर्ट नॉलेज और जनरल विजडम के बीच में कंपेयर कर रहे हैं। फॉर एक्सपर्ट मैन कैन एग्जीक्यूट एंड परहैप्स जज ऑफ पर्टिकुलर्स वन बाय वन। अब एक्सपर्ट मैन और लर्नेड मैन की बात आती है। अब यहाँ पर एक्सपर्ट मैन किनको बताया है, जो कम पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे, और लर्नेड मैन जो स्कॉलर्स हैं, अच्छे से पढ़े लिखे हैं। उन दोनों के बीच में कंपेयर करते हुए बात बताते हैं। अब जो पढ़े लिखे हुए कम हैं उनके बारे में 2 बातें बताते हैं, और जो पढ़े लिखे हुए हैं उनके बारे में 3 बातें बताते हैं। अब पढ़े लिखे कम हैं उनको इन्होंने एक्सपर्ट मैन की संज्ञा दी है। सो एक्सपर्ट मैन कैन एग्जीक्यूट एंड परहैप्स जज ऑफ पर्टिकुलर्स। 2 बातें हुई, एक तो एक्सपर्ट मैन एग्जीक्यूट अच्छे से कर सकते हैं और दूसरा जज कर सकते हैं पर्टिकुलर्स को एक एक करके। But the general counsels and the plots and marshalling of affairs come best from those that are learned. अब learned man के लिए 3 बातें कही हैं, एक तो वो जनरल काउंसिल्स को, दूसरा प्लॉट्स को और तीसरा मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स को। इन तीनों चीजों को अच्छे से वो सेटल कर सकते हैं। अब एक्सपर्ट मैन, जिसे हमने कम पढ़े लिखे कहा, एक्चुअल में इसका मीनिंग है जो स्पेशलिस्ट हैं या फिर एक्सपीरियंस्ड पर्सन, और लर्नेड मैन यानी कि जो स्कॉलर्स हैं। अब यहाँ पर एग्जीक्यूट करने से मीनिंग है फुलफिल करना या फिर इम्प्लीमेंट करना। तो एक्सपर्ट मैन यानी कि एक्सपीरियंस पर्सन वही है जो चीजों को अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाए। एंड परहैप्स जज ऑफ पर्टिकुलर्स। अब जज ऑफ पर्टिकुलर्स यानी कि चीजों को, टेक्निकल मैटर्स को अच्छे से जज कर पाए, उसे टेक्निकल चीजों की ब्रॉड लर्निंग हो, अच्छे से उन चीजों को समझता हो, वही एक्सपर्ट मैन है। जैसे कोई दुकानदार है और वो पढ़ा लिखा हुआ नहीं है लेकिन अपने बिजनेस में वो टॉप पर है, तो वो चीज़ों को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएगा, उन चीज़ों को अच्छे से जज कर पाएगा कि किस तरह से कितना सामान मुझे चाहिए और कितना नहीं चाहिए, क्या क्या मेरे यूज होता है पर्टिकुलर्स में, यानी कि चीज़ों में क्या क्या मैं बढ़ा सकता हूँ या क्या क्या कम कर सकता हूँ, उन चीज़ों को अच्छे से वो इम्प्लीमेंट कर सकता है। बट द जनरल काउंसिल्स, अब जनरल काउंसिल्स यानी कि एडवाइस, हमारा कोई ओपिनियन है, हमारा कोई व्यू है, हमारी कोई एडवाइस है। एंड प्लॉट्स, प्लॉट्स यानी कि प्लानिंग्स, प्लान्स। मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स, अब मार्शलिंग यानी कि मैनेज करना, मैनेजिंग ऑफ अफेयर्स। यहाँ पर अफेयर्स का मीनिंग है अलग अलग तरह के मसले होते हैं, अलग अलग तरह के जो मैटर्स होते हैं उनके बारे में बात हुई है। तो किसी भी तरह के कोई मैटर्स हैं उन पर अपनी एडवाइस देना, अपना ओपिनियन देना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना, उनके बारे में कुछ प्लानिंग करना, उनके बारे में कुछ मैनेज करना, उन चीज़ों को मैनेज करना, मार्शलिंग करना, वो किससे बेस्ट आता है, वो लर्नेड मैन ही बेस्ट कर सकता है। अब दुकानदार का ही एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक दुकानदार है, उसने परचून की दुकान खोली हुई है और उसने अपना सामान जो है गट्टों में भरकर रखा हुआ है और ऐसे अलमारियों में भर रखा है सामान, उसको अच्छे से मैनेज करके नहीं रखा। वो तो है एक्सपर्ट मैन, एक्सपीरियंस्ड पर्सन, उसको पता है कि हाँ मुझे इतनी चीज चाहिए, मैं टाइम आने पर यहाँ से निकाल लूंगा, तो वो इम्प्लीमेंट करना जानता है। लेकिन उस चीज पर अपनी एडवाइस रखना, उन चीजों के लिए प्लान करना और मैनेज करना कौन कर सकता है, लर्नेड पर्सन। अब एक लर्नेड पर्सन अगर वही परचून की दुकान खोलकर बैठेगा, उसे मैनेज करेगा, तो वो किस तरह से मैनेज करेगा, उसे पता है लोग किस तरह से अट्रैक्ट होंगे, जो शोरूम की तरह दुकान बनी होगी जिस पर कांच का गेट लगा होगा, अच्छे से अंदर एसी होगा, बढ़िया से चीजों की साफ सफाई करके रखी होगी, उनको अलमारियों में अच्छे से लगा कर रखा होगा, तो वो चीजों को अच्छे से मैनेज करके रखता है, अच्छे से प्लान बनाता है, अपना एडवाइस रखता है, उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है। तो उन चीजों की समझ किसे है, लर्नेड पर्सन को। तो यहाँ पर 2 तरह के लोगों के बीच में यहाँ पर बेकन ने कंपेयर किया है, एक है एक्सपर्ट मैन और एक है लर्नेड मैन। एक्सपर्ट मैन से 2 तरह की चीजें आएंगी, एग्जीक्यूट करना और जज ऑफ पर्टिकुलर्स, लेकिन 1 बाय 1 एक एक करके। वो सभी चीजों को एक साथ नहीं कर सकता है, ये बेकन ने यहाँ पर स्पेशली बताया है। और लर्नेड मैन के लिए ये बात नहीं कही, तो लर्नेड मैन अपने दिमाग में इन चीजों को अच्छे से चला सकता है, लेकिन एक्सपर्ट पर्सन होगा, जो एक्सपीरियंस्ड मैन होगा, वो एक एक करके चीजों को संभालेगा, एक साथ नहीं संभाल पाएगा। और वहीं लर्नेड मैन के लिए बात कही है, वो 3 चीजों को संभालेगा, जनरल काउंसिल करेगा, प्लॉट्स देगा और मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स को भी संभालेगा। तो ये लर्नेड मैन की 3 क्वालिटीज बताई हैं। तो टोटल यहाँ पर इस लाइन में बेकन ने 5 तरह की क्वालिटीज बताई, जिसमें से 2 तरह की क्वालिटीज जो है वो एक्सपीरियंस पर्सन की हैं और 3 तरह की क्वालिटीज जो है वो लर्नेड मैन की है। तो एक बार फिर से इस लाइन को रिपीट कर रहे हैं, फॉर एक्सपर्ट मैन कैन एग्जीक्यूट एंड परहैप्स जज ऑफ पर्टिकुलर्स 1 बाय 1। एक्सपर्ट मैन, एक्सपीरियंस पर्सन, चीजों को इम्प्लीमेंट अच्छे से करेगा, चीजों को जज अच्छे से कर पाएगा कि मुझे कितनी चीज की कितनी जरूरत है और कहाँ कहाँ जरूरत है, लेकिन वो इन चीजों को एक एक करके संभालेगा। बट द जनरल काउंसिल्स एंड द प्लॉट्स एंड मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स कम बेस्ट फ्रॉम दोज दैट आर लर्नेड। लेकिन जो लर्नेड मैन होगा उससे बेस्ट चीजें क्या कहेंगी, वो अच्छे से चीजों को एडवाइस कर सकेगा, अपना ओपिनियन रख पाएगा, अच्छे से चीजों के लिए प्लानिंग कर पाएगा, अलग अलग तरह के मैटर्स पर अपने मैनेजमेंट दे पाएगा अपने
चीजों को मैनेज करना बता पाएगा। तो ये 3 चीजें बेस्ट किससे आएंगी? लर्नेड मैन से। अब बेकन का खुद का करियर भी इस चीज को, इस प्रिंसिपल को डेमोन्स्ट्रेट करता है। किस तरह से करता है? क्योंकि बेकन ने अपनी लाइफ में बहुत सी तरह के लोग देखे, जैसे सर्जन्स, मर्चेंट्स, क्राफ्टमैन, इन सभी लोगों को देखा अपने स्पेशलाइज्ड टास्क करते हुए। लेकिन जो बेकन की एक्सटेंसिव लर्निंग थी लॉ के बारे में, फिलोसफी के बारे में, रिटोरिक और पॉलिटिकल पोजीशंस के बारे में, उन सभी चीजों की वजह से वो 3 साल तक लॉर्ड चांसलर की पोस्ट पर रहा। वो लॉर्ड चांसलर की पोस्ट पर 1618 से 1621 तक रहा था। तो बेकन यहाँ पर अपने खुद के प्रिंसिपल के बारे में बता रहा है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि मैं इतना पढ़ा लिखा था, मैंने इतना टाइम स्टडी को दिया कि मैं लॉर्ड चांसलर बन गया। लेकिन जो बड़े बड़े सर्जन्स थे, मर्चेंट्स थे, क्राफ्ट्समैन थे, वो इस पोजीशन को हासिल नहीं कर पाए, क्योंकि मैंने अलग अलग तरह की एक्सटेंसिव स्टडी की, उन सभी को प्रैक्टिकल यूजेस में लिया, एक लर्नेड मैन बना, तभी मैं मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स अच्छे से कर पाया, उन प्लॉट्स को अच्छे से देख पाया, जनरल काउंसिल्स कर पाया। लेकिन एक एक्सपर्ट मैन जो है इन सभी चीजों को नहीं इंप्लीमेंट कर पाया, इसीलिए मैं लॉर्ड चांसलर की पोस्ट पर रहा। तो वो स्ट्रेटेजी, जजमेंट, इन सभी चीजों के बारे में अपने आप को अच्छे से ढाल चुके थे। अब बेकन आगे बढ़ रहे हैं, ये वार्निंग दे रहे हैं एक्सेसिव स्टडी के बारे में। यहाँ पर टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज इज स्लोथ, to use them too much for ornament is affectation, to make judgment wholly by their rules is the humor of a scholar। अब यहाँ पर जो पहला पार्ट है इस लाइन का, इसमें भी बेकन ने 3 तरह की बात कही है पूरी लाइन में, लेकिन पहले पार्ट में हमें डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया है डायरेक्टली कि ये किस तरह से वो बात बता रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली हमें यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाता है। किस तरह से मिलता है? क्योंकि सेकंड पार्ट में वो अफेक्टेशन और ऑर्नामेंट की बात कर रहे हैं, और थर्ड पार्ट में जजमेंट की बात कर रहे हैं, जो एबिलिटी के लिए था। यहाँ पर ऑर्नामेंट की बात हो गई, लेकिन जो स्लोथ की बात है वो इन्होंने नहीं बताई है कि वो किसके लिए कर रहे हैं। तो वो इनडायरेक्टली यहाँ पर बात कर रहे हैं किसके लिए? डिलाइट के लिए। तो यहाँ पर स्टडीज का यूज किसके लिए हो रहा है? डिलाइट के लिए। टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज इज स्लोथ, यानी कि हम स्टडीज के लिए एक्सेसिव टाइम देते हैं, डिलाइट के लिए यूज करते हैं जब इसे, तो वो स्लोथ का काम करता है, वो लेजीनेस का काम करता है, आलसीपन का काम करता है। यानी कि हम डिलाइट के लिए ही सिर्फ पढ़ते जाएंगे, पूरा दिन सिर्फ रीडिंग करते रहेंगे, तो हमें आलस आने लगता है, हम और कुछ काम नहीं कर पाते हैं। बजाय इसके हमें स्टडीज को प्रैक्टिकल लाइफ में भी अप्रोच करना चाहिए, प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज करना चाहिए। बेकन यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं। तो जब हम डिलाइट के लिए स्टडीज को यूज करेंगे तो वो स्लोथ का काम करता है, लेजीनेस का काम करता है। टू यूज टू मच फॉर ऑर्नामेंट इज अफेक्टेशन। ऑर्नामेंट के लिए कैसे यूज हो रहा था? कन्वर्सेशन के लिए। तो जब हम डिस्कोर्स में कन्वर्सेशन के लिए स्टडीज का यूज करेंगे तो वो अफेक्टेशन का काम करेगा। अब अफेक्टेशन क्या है? एक आर्टिफिशियल डिस्प्ले है, यानी कि लोगों को लुभाने की, प्रभावित करने की कला जो होती है वो कन्वर्सेशन से आती है, डिस्कोर्स से आती है। यहाँ पर जो देम यूज हुआ है ये स्टडीज के लिए हुआ है। तो बेकन यहाँ पर कह रहे हैं कि जब हम बहुत ज्यादा स्टडीज का यूज कन्वर्सेशन के लिए करेंगे तो वो किस लिए यूज होगा? सिर्फ एक आर्टिफिशियल डिस्प्ले का काम करेगा, सिर्फ हम लोगों को लुभाने के लिए ही अपनी स्टडी का यूज कर रहे हैं, उसको और किसी तरीके से नहीं यूज कर रहे हैं। तो अफेक्टेशन का यहाँ मीनिंग क्या है? आर्टिफिशियल डिस्प्ले। टू मेक जजमेंट होली बाय देयर रूल्स इज द ह्यूमर ऑफ अ स्कॉलर। अब यहाँ पर बेकन जो है जजमेंट बता रहे हैं रूल्स के साथ, यानी कि अपनी एबिलिटी का कंपैरिजन रूल्स के साथ कर रहे हैं। तो जब हम जज करते हैं किन्हीं चीजों को सिर्फ रूल्स के बेसिस पर, यहाँ पर डायरेक्टली बेकन कह रहे हैं कि जब हम स्टडीज का यूज सिर्फ प्रिंसिपल के बेस पर करते हैं, यहाँ पर देयर का मीनिंग यूज हुआ है स्टडीज के लिए। तो जब हम स्टडीज का यूज सिर्फ प्रिंसिपल्स के बेस पर, रूल्स के बेस पर करते हैं और उस तरह से हम चीजों को जज करते हैं, तो एक ह्यूमर ऑफ अ स्कॉलर है, यानी कि एक स्कॉलर की, एक लर्नेड मैन की क्रेजीनेस है, उसकी एसेंट्रिसिटी है, उसकी एक सनक है। ह्यूमर का यहाँ पर मीनिंग है एक्सेंट्रिसिटी या फिर क्रेजीनेस, और ये स्कॉलर क्या है? लर्नेड मैन। और जजमेंट का यहाँ पर मीनिंग है ओपिनियन देना। तो जब हम स्टडीज का यूज डिलाइट के लिए करते हैं तो उससे स्लोथ आता है, लेजीनेस आती है। जब हम स्टडीज का यूज ऑर्नामेंट के लिए, डिस्कोर्स के लिए, कन्वर्सेशन के लिए करते हैं तो हम अपनी स्टडीज का सिर्फ आर्टिफिशियल डिस्प्ले कर रहे हैं। और जब हम इसका यूज जजमेंट के लिए, अपना ओपिनियन देने के लिए करते हैं, लेकिन अपना ओपिनियन सिर्फ रूल्स के बेसिस पर देते हैं, लकीर के जो फकीर होते हैं, यानी कि जो रूल्स में लिखा हुआ है, रूल बुक में लिखा हुआ है, सिर्फ उसी के बेस पर जज करते हैं, वो एक लर्नेड मैन की सनक है। अब इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? मान लीजिए एक स्कूल में एक एम्प्लॉय है, एक टीचर है, वो कहीं दूर से आता है, 70-80 किलोमीटर दूर से आ रहा है, तो उसे कई बार आने में 10-15 मिनट लेट हो जाते हैं क्योंकि उसकी बस लेट आती है। अब कई प्रिंसिपल ऐसे होते हैं जो लकीर के फकीर होते हैं, जो रूल बुक पर चलते हैं कि हाँ अभी 8 बजे का टाइम है तो तुम्हें 8 बजे ही पहुंचना है, 8:01 भी नहीं होने चाहिए, ना ही 8:05 होने चाहिए। तो वो सिर्फ रूल्स के बेस पर जज कर रहे हैं। लेकिन कुछ प्रिंसिपल होते हैं जो ये कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, तुम दूर से आ रहे हो, लेकिन ठीक है तुम ज्यादा लेट नहीं करते हो, 10-15 मिनट का टाइम चलो मैनेज हो जाता है, पर तुम फर्स्ट पीरियड से पहले आ जाते हो तो चलो कोई बात नहीं। तो वो तो मैनेज कर
कर रहा है चीजों को अच्छे से, वो एक लर्नेड पर्सन जो कि ग्रेट है, अच्छे से चीजों को संभाल रहा है, मैनेज कर रहा है अच्छे से। लेकिन जो सिर्फ रूल पर चल रहा है वो क्या कर रहा है, वो इरिटेट कर रहा है उस टीचर को, उस एम्प्लॉय को इरिटेट कर रहा है, जिस वजह से वो बाद में खुंदस किसी भी चीज पर निकाल सकता है। तो उसी के लिए बेकन ने कहा है कि जजमेंट होली बाय देयर रूल्स, यानी कि सिर्फ रूल्स के बेस पर चलने वाले, स्टडीज के रूल्स के बेस पर जो ओपिनियन देते हैं, अपना जजमेंट देते हैं, वो एक स्कॉलर की ह्यूमर है, यानी कि एसेंट्रिसिटी है, उसकी सनक है। उसे ऐसा नहीं होना चाहिए, उसे थोड़ा बहुत मोल्ड भी रहना चाहिए, चीजों को अच्छे से संभालना आना चाहिए ताकि सामने वाले के साथ बनी रहे, क्योंकि कल को उसी टीचर से कुछ ना कुछ काम पड़ गया उस प्रिंसिपल को, तो फिर वो टीचर भी उसे बाद में रुलाएगा जरूर। तो ह्यूमर ऑफ अ स्कॉलर यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ह्यूमर का यहाँ मीनिंग हास्य से नहीं है, एसेंट्रिसिटी से है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो बेकन ने यहाँ पर क्या कहा, एक्सेसिव स्टडी क्या लाएगी, स्लोथ लाएगी, आलस लाएगी, ओवर ऑर्नामेंटेशन क्या लाएगा, अफेक्टेशन लाएगा, सिर्फ आर्टिफिशियल डिस्प्ले दिखाएगा, पेडेंट्री करेगा, शो ऑफ करेगा, और रिजिड रूल फॉलोइंग जो है वो एक स्कॉलर की फुलीनेस है, यानी कि ह्यूमर ऑफ अ स्कॉलर है। अब ह्यूमर ऑफ अ स्कॉलर का एक और मीनिंग यहाँ पर है कि जो थ्योरेटिकल नॉलेज स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं उसमें प्रैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं लाते हैं, यानी कि बुक में जो नॉलेज है सिर्फ उसी पर फॉलो अप करते हैं, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं लेकर आ पाते हैं। जो बुकिश इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है उसको फॉलो करते हैं, वो भी ह्यूमर ऑफ अ स्कॉलर का मीनिंग हम यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और पॉइंट खत्म हो रहा है और उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो एक प्लांट के मेटाफर की तरह यूज होता है। दे परफेक्ट नेचर एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस। For natural abilities are like natural plants, they need pruning by study and studies themselves do give forth directions too much at large except they be bounded in by experience। अब दे का यहाँ पर यूज किस लिए हो रहा है, स्टडीज के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम इस ऐसे में दे, देयर, देम का यूज स्टडीज वर्ड के लिए ही यूज हुआ है, कहीं कहीं पर दे का यूज बुक के लिए भी हो रहा है। सो दे परफेक्ट नेचर। अब स्टडीज की बात कर रहा है बेकन की, स्टडीज जो है वो नेचर को परफेक्ट करती हैं। अब नेचर के यहाँ पर दो मीनिंग है, एक तो सामान्य जो वातावरण है उसके लिए बात कर रहे हैं, और एक नेचर के लिए यूज हुआ है जो कि किसी का व्यवहार है, किसी का एक्सपीरियंस है। तो नेचर को यहाँ पर कंपेयर किया है एक तरह से एक्सपीरियंस्ड पर्सन से, यानी कि स्टडीज जो हैं वो एक्सपीरियंस्ड पर्सन को या व्यवहारिक आदमी को परफेक्ट बनाती हैं एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस। और स्टडीज खुद जो हैं वो एक्सपीरियंस के साथ ही परफेक्ट होती हैं। अब यहाँ पर हम बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं एक्सपर्ट मैन की और लर्नेड मैन की। मान लीजिए नेचर जो है वो एक्सपर्ट मैन है, उसके पास काफी सारा एक्सपीरियंस है, अच्छा वाला एक्सपीरियंस है, और एक लर्नेड मैन है दूसरी तरफ, जो कि हम स्टडीज को ले सकते हैं। तो स्टडीज खुद से सारी चीजें सॉल्व नहीं कर पाती, यानी कि थ्योरेटिकल नॉलेज सिर्फ कुछ नहीं कर पाती है, उसके साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज यानी कि एक्सपीरियंस का होना भी जरूरी है, नेचर का होना भी जरूरी है। तो स्टडीज खुद किससे कंप्लीट हो रही हैं, एक्सपीरियंस के साथ, यानी कि एक तरफ लर्नेड मैन है और एक तरफ एक्सपीरियंस्ड पर्सन है या एक्सपर्ट मैन है। अब जब ये दोनों साथ में मिलेंगे तो थ्योरेटिकल नॉलेज प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज, ये दोनों एक साथ आएंगी, तो इस चीज को फिर आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसमें बेकन खुद का पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं कि मैंने पहले थ्योरेटिकल नॉलेज भी ली, साथ साथ उसको प्रैक्टिकली यूज भी किया, चाहे वो लॉ के टाइम पर है, चाहे पार्लियामेंट के टाइम पर है, और उसके बाद मैंने बहुत सारा लिखा भी अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज को और थ्योरेटिकल नॉलेज को, जो कि उनके एसेज में साफ दिखाई देता है। अब स्टडीज परफेक्ट कर रही है एक्सपीरियंस को, नेचर को, और खुद किससे परफेक्ट हो रही है, एक्सपीरियंस से। यहाँ पर पहला जो पार्ट है वो एक्टिव वॉइस में दे रखा है और दूसरा जो पार्ट है वो पैसिव वॉइस में दे रखा है, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। अब ये जो नेचर है ये इनबॉर्न एबिलिटीज हैं जो कि काफी रो है, काफी इनडिसिप्लिन है, और स्टडी उन्हें रिफाइन करती है, उन्हें कल्टीवेट करती है, उन्हें प्रूनिंग देती है और अच्छे से परफेक्ट बनाती है। और स्टडीज खुद किससे परफेक्ट हो रही है, एक्सपीरियंस से, यानी कि ये कन्वर्स कर रहा है। अब कन्वर्स किस तरह से कर रहा है, यानी कि थ्योरेटिकल नॉलेज जो है वो अकेली तो बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन उस थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज यानी कि लिव्ड एक्सपीरियंस जो कि बेकन ने अच्छे से यूज किए ग्राउंड पर और अपनी स्टडी में, पार्लियामेंट में, उस प्रैक्टिकल नॉलेज को एप्लीकेबल किया, उस वजह से स्टडीज खुद परफेक्ट हो गई एक्सपीरियंस के साथ साथ, यानी कि बेकन ने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का यूज करके अपनी स्टडी को परफेक्ट बनाया। तो ये लाइन बेकन के लिए परफेक्टली हम यूज कर सकते हैं। अब ये जो इतनी सी लाइन है इसमें बेकन का जो एम्पिरिसिज्म का पार्ट है वो साफ दिखाई देता है, यानी कि इसमें बेकन परफेक्टली एम्पिरिसिज्म का यूज कर रहे हैं, एक्सपीरियंस को शो कर रहे हैं कि किस तरह से थ्योरेटिकल नॉलेज के अलावा एक्सपीरियंस होना भी बहुत जरूरी है। 4 नेचुरल एबिलिटीज आर लाइक नेचुरल प्लांट्स। अब यहाँ पर नेचुरल एबिलिटीज है इनबॉर्न एबिलिटीज, यानी कि जन्मजात योग्यताएं होती हैं, जन्मजात, जो कि काफी रो होती हैं, इनडिसिप्लिन्ड होती हैं। एक नया जन्मा बच्चा है उसको काफी ज्यादा चीजों की समझ नहीं होती है, और उसका कंपैरिजन किया है नेचुरल प्लांट्स के साथ। इस ऐसे में टोटल 3 बार सिमिलीज का यूज हुआ है, जहां पर एक सिमिली हमें यहाँ पर दिखाई देती है जिसमें कंपेयर कर रहे हैं नेचुरल एबिलिटीज का नेचुरल प्लांट्स के साथ। जिस तरह से नेचुरल प्लांट्स जो हैं जो कहीं भी ग्रो कर जाते हैं उनकी जब तक प्रोनिंग ना की जाए, ये प्रोनिंग जो है आर्केइक वर्ड है, इसका मीनिंग है
कट करना या फिर ट्रिम करना या फिर प्रूनिंग करना। प्रूनिंग, कटिंग या फिर हम इसको यूज कर सकते हैं ट्रिमिंग के लिए। तो जिस तरह से नेचुरल प्लांट्स जो हैं कहीं भी उग जाते हैं, लेकिन उन्हें साफ रखने के लिए और अच्छे से ग्रो करने के लिए प्रूनिंग चाहिए होती है, कटाई छटाई करनी पड़ती है, उसी तरह से नेचुरल एबिलिटीज होती हैं, उनकी भी प्रूनिंग जरूरी होती है। यानी कि जब तक एक बच्चा जो है जन्मा है, उसके बाद वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, जब तक हम उससे चीजें नहीं समझाएंगे तब तक वो चीजों को नहीं समझ पाएगा। तो वो हम उस बच्चे की क्या कर रहे हैं, प्रूनिंग कर रहे हैं, कटाई छटाई कर रहे हैं। यानी कि जिन चीजों का पॉइंट ऑफ व्यू उसने अपने दिमाग में गलत बना रखा है, उसे हम कटाई छटाई से, प्रूनिंग से सही कर सकते हैं। और ये सब कैसे हो सकता है? स्टडी के थ्रू, बाय स्टडी। एंड स्टडीज देमसेल्व्स डू गिव फॉर डायरेक्शंस टू मच एट लार्ज एक्सेप्ट दे बी बाउंडेड इन बाय एक्सपीरियंस। और स्टडीज खुद जो हैं डू गिव फोर्थ। अब गिव फोर्थ का यहाँ पर मीनिंग है शो करना, और स्टडीज खुद जो है दिखाती हैं डायरेक्शंस को टू मच एट लार्ज। कहने का क्या मीनिंग है कि थ्योरेटिकल नॉलेज, सिर्फ बुकिश नॉलेज जो है वो काम नहीं आती है। बुकिश नॉलेज बहुत ज्यादा एक्सपेंड करती है अपने आप को, बुक्स का कहीं भी अंत नहीं होता है जब तक आप उसे प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली एक्सपीरियंस ना कर पाए। तो बेकन यहाँ पर पहले वाली बात को ही रिपीट कर रहा है एक तरह से कि स्टडीज खुद जो है वो दिखाती हैं डायरेक्शंस, लेकिन उनकी डायरेक्शंस जो है वो टू मच एट लार्ज हैं, यानी कि अनक्लियर हैं, वॉग हैं। टू मच एट लार्ज का मीनिंग है वॉग या फिर अनक्लियर। इसे हम एम्बिग्यूअस भी कह सकते हैं। तो स्टडीज रास्ता तो दिखाती हैं, लेकिन वो रास्ता जो है वो अनक्लियर है, बहुत ही ज्यादा ब्रॉड है, बहुत ही ज्यादा वाइड है। और उसकी कटाई छटाई कैसे की जा सकती है? दे बी बाउंडेड इन बाय एक्सपीरियंस। बाउंडेड इन का यहाँ पर मीनिंग है करेक्ट करना, यानी कि स्टडी को जो ब्रॉड वे है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, कैसे करेक्ट कर सकते हैं? एक्सपीरियंस के साथ। एक्सपीरियंस का यहाँ मीनिंग हो जाएगा प्रैक्टिकल नॉलेज। बाउंडेड इन का यहाँ पर मीनिंग है कन्फाइन करना, कंट्रोल करना, लिमिट करना या फिर करेक्ट करना। तो ये पूरी लाइन किस तरह से थी? एक प्लांट मेटाफर थी। अब नेक्स्ट पार्ट शुरू हो रहा है इस ऐसे का। इसमें बेकन 3 तरह के मैन के बारे में बताता है, क्राफ्टी मैन, सिंपल मैन और वाइज मैन। इन 3 तरह के मैन के बारे में यहाँ पर बेकन बात करते हैं और फिर उनके यूजेस के बारे में बात करते हैं। तो क्राफ्टी मैन क्या करते हैं? कंटेम स्टडीज। अब कंटेम का यहाँ पर मीनिंग है आलोचना करना, निंदा करना। तो क्राफ्टी मैन, क्राफ्टी यानी कि कनिंग, जो कि काफी चालाक होते हैं, काफी धूर्त होते हैं, उनको हम कहते हैं क्राफ्टी मैन। तो जो चालाक आदमी होते हैं वो स्टडीज की निंदा करते हैं, वो स्टडीज की आलोचना करते हैं। अब वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें भी पता है कि बिना स्टडीज के भी वो अपनी चालाकी से, वो अपनी कनिंगनेस से सक्सेस पा सकते हैं। लेकिन उन्हें एक ही बात का डर लगा रहता है कि अगर एक लर्नेड जजमेंट आ गई, एक लर्नेड मैन की जजमेंट आ गई, तो उससे उसकी जो सारी स्कीम्स हैं, उससे उसकी जो सारी चालाकी है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए क्राफ्टी मैन चाहता है कि स्टडीज अच्छी नहीं है, वो उसकी निंदा करते हैं। सिंपल मैन एडमायर देम। अब सिंपल मैन यानी कि जिनमें इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं हुआ होता, जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को लैक करते हैं, इग्नोरेंट रहते हैं, उन्हें यहाँ पर सिंपल मैन कहा है। तो जिनकी इंटेलेक्चुअल नॉलेज अच्छी नहीं होती है वो स्टडीज को एडमायर करते हैं, वो स्टडीज को मानते हैं कि अच्छा है, लेकिन उनके बारे में उसे कुछ नॉलेज नहीं होती है। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि एक क्लासरूम चल रही है, उसमें आगे आगे कुछ स्टूडेंट्स बैठे हैं। अब एक टीचर समझा रहा है तो वो उसमें हाँ में हाँ भरे जा रहे हैं, चाहे उन्हें समझ आ रहा है चाहे नहीं आ रहा, वो कह रहे हैं कि हाँ अच्छा है, चलो चलने दो, कुछ नहीं कहते हैं। तो ये स्टडीज को एडमायर करते हैं, उनके लिए सिंपल मैन वर्ड यूज हुआ है। ये स्टडीज को एडमायर कर रहे हैं लेकिन क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। अगर उन्हें कुछ समझ नहीं भी आ रहा है तो उसे रोक टोक नहीं कर रहे हैं। इस तरह के लोग स्टडीज को एडमायर करते हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। सिर्फ उन्हें इस चीज का एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा है, वो इस चीज को लैक कर रहे हैं प्रॉपर एप्लीकेशन को, तो उसके लिए वो चीज मैटर ही नहीं कर रही है। तो ऐसे लोगों के लिए स्टडी का, लर्निंग का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो फेल करता है, यानी कि वो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं गेन कर पाते हैं, सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज ही गेन करते हैं। ऐसे लोगों के लिए वर्ड यूज हुआ है सिंपल मैन। एंड वाइज मैन यूज देम। याद रखिएगा एंड यहाँ पर लगाया है, और एक हमने स्टार्टिंग में देखा था जहां पर एस से शुरू हो रहा है, वहां पर भी जो थर्ड पॉइंट आ रहा था उससे पहले एंड लगाया है। सो क्राफ्टी मैन कंडेम स्टडीज, सिंपल मैन एडमायर देम एंड वाइज मैन यूज देम। वाइज मैन यूज देम बेकन ने खुद के लिए भी यूज किया है। जो वाइज मैन होते हैं वो स्टडी को स्ट्रेटेजिकली यूटिलाइज करते हैं, उनको अच्छे से समझते हैं, प्रैग्मेटिकली यूज करते हैं, स्टडी की रियल वैल्यूज को अंडरस्टैंड करते हैं, सिर्फ बुकिश नॉलेज पर ही अप्रोच नहीं रखते, उसको प्रैक्टिकली भी यूज करते हैं। और ऐसा बेकन ने खुद की लाइफ में भी अच्छे से एक्सपीरियंस किया है। इसी वजह से ये लाइन उन्होंने शायद लिखी होगी कि वाइज मैन यूज देम, यानी कि उन्होंने स्टार्टिंग में ही जो सिर्फ स्कॉलिस्टिक फिलोसफी थी उसे नेग्लेक्ट किया, फ्रूटफुलनेस को नेग्लेक्ट किया और एम्पिरिकल अप्रोच यूज की। उसके बाद धीरे धीरे पार्लियामेंट में गए, लॉर्ड चांसलर बने, तो धीरे धीरे वो अपने एडवांसमेंट करते रहे स्टडी के थ्रू, प्रैक्टिकल नॉलेज को यूज करते हुए। तो एक वाइज मैन का काम किया, उन्होंने स्टडीज को अच्छे से यूज किया, सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज पर ही नहीं रहे, प्रैक्टिकल नॉलेज भी यूज की। बेकन के एसेज हाईली प्रैक्टिकल होते हैं, ये भी हमें याद रखना है। फॉर दे टीच नॉट देयर ओन यूज बट दैट इज अ विजडम विदाउट देम एंड अबव देम वन बाय ऑब्जर्वेशन। अब सेम लाइन बेकन यहाँ पर कह रहे हैं, दे यहाँ पर फिर से स्टडीज के लिए यूज हुआ है।
कि स्टडीज जो हैं वो खुद का यूज कभी भी नहीं बताती, यानी कि बुक्स जो हैं, यहाँ पर स्टडीज को बुक्स की तरह भी ले सकते हैं, देखो बुक्स की तरह भी यूज कर सकते हैं कि स्टडीज जो हैं या बुक्स जो हैं वो खुद का यूज कभी भी नहीं बताती हैं, बट दैट इज अ विजडम। विजडम यानी कि वाइजनेस, वो एक वाइजनेस है, वो एक बुद्धिमत्ता है, सिर्फ आपके माइंड को अच्छा करेगी। विदाउट देम एंड अबव देम वन बाय ऑब्जर्वेशन। आप स्टडीज के बिना भी कुछ नहीं कर सकते और स्टडीज से ऊपर भी कुछ नहीं कर सकते। वन बाय ऑब्जर्वेशन, सिर्फ इतना कर सकते हैं कि उसे ऑब्जर्व करिए, अच्छे से एक्सपीरियंस करिए, उसको प्रैक्टिकली यूज करिए। बेकन डायरेक्टली कह रहे हैं कि स्टडीज के बिना भी कुछ नहीं होगा और स्टडीज से ऊपर भी कुछ नहीं होगा, यानी कि आप स्टडीज के बिना भी नहीं रह सकते और स्टडीज से ऊपर जाकर भी कुछ नहीं कर सकते। आपको स्टडी को साथ भी लेकर चलना होगा और वो तभी संभव है जब आप ऑब्जर्वेशन के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, प्रैक्टिकल अप्रोचेस के साथ आगे बढ़ें। तो ऑब्जर्वेशन का यहाँ मीनिंग है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ, और अबव देम है इसका हम एक तरह से मीनिंग ले सकते हैं कि जो एबिलिटी है थ्योरी को प्रैक्टिकल के साथ अप्लाई करने की, वो ऑब्जर्वेशन तक पहुंचाती है। तो यहाँ पर बेकन ने 3 तरह की बातें बताई, क्राफ्टी मैन कंडेम स्टडीज, सिंपल मैन एडमायर देम एंड वाइज मैन यूज देम। लेकिन आगे स्टडीज के लिए और बुक्स के लिए बात की कि किस तरह से हम स्टडीज का यूज कर सकते हैं। बुक्स खुद से अपना यूज नहीं बताती हैं, हमें उन्हें एक्सपीरियंस के साथ यूज करना होता है। बेकन बार बार इस ऐसे में प्रैक्टिकल अप्रोचेस का यूज करना बता रहे हैं कि सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज इनफ नहीं है, उसे प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ यूज करना भी सीखना चाहिए। रीड नॉट टू कॉन्ट्राडिक्ट एंड कंफ्यूट, नॉट टू बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड, नॉट टू फाइंड टॉक एंड डिस्कोर्स बट टू वे एंड कंसीडर। अब इस लाइन में बेकन ने रीडिंग के मेथड्स के बारे में बात की है। टोटल 4 तरह के मेथड्स के बारे में बात की है, जिसमें से 3 तो करप्ट अप्रोचेस हैं। स्पेशली ध्यान दिया है कि 3 को वो ना छोड़ें। तो 3 तरह के जो मेथड्स हैं, अप्रोचेस जो हैं वो करप्ट हैं और एक जो अप्रोच है वो करेक्ट है। पढ़ने से ही हमें पता लग रहा है। रीड नॉट टू कॉन्ट्राडिक्ट एंड कंफ्यूट। अब हमें किन किन चीजों के लिए नहीं पढ़ना है? कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, कंफ्यूट करने के लिए। कंफ्यूट यानी कि किसी को गलत प्रूव करना है, रॉन्ग प्रूव करना है, हमें उसके लिए नहीं पढ़ना है। हमें कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, मसला खड़ा करने के लिए नहीं पढ़ना है। नॉट टू बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड, हमें किसी चीज पर ऐसे अंधा विश्वास भी नहीं करना और टेक फॉर ग्रांटेड भी नहीं लेना है कि हमें जो चीज कोई भी बता रहा है उसे हम सही मान ले, हम उस पर क्वेश्चन ना करें, हमें ये चीज भी नहीं करनी है। अब कॉन्ट्राडिक्ट और कंफ्यूट की बात आती है तो कॉन्ट्राडिक्ट करना यानी कि अगेंस्ट जाना, किसी के डिसअप्रूव करना, और टेक फॉर ग्रांटेड लेने की बात आती है तो एक्सेप्ट अनक्रिटिकली, यानी कि बिना क्रिटिसिज्म के इस चीज को एक्सेप्ट कर लेना। तो हमें ये चीजें नहीं करनी है। नो टू फाइंड टॉक एंड डिस्कोर्स। फाइंड टॉक एंड डिस्कोर्स का यहाँ पर मीनिंग है आर्ग्यूमेंट्स एंड डिस्कशंस। हमें सिर्फ ऑर्नामेंट के लिए भी नहीं पढ़ना है कि हमें सिर्फ बातें चाहिए, आर्ग्यूमेंट चाहिए, डिस्कशन करनी है, हमें सिर्फ उसके लिए भी नहीं पढ़ना है। ये स्टार्टिंग में बात आई थी ऑर्नामेंट के लिए, डिस्कोर्स की, तो उस पॉइंट को बेकन ने यहाँ पर यूज किया है। तो 3 तरह की बातें बताई, 3 तरह की अप्रोचेस बताई जो कि करप्ट हैं। किन किन तरह से नहीं पढ़ना है, किन किन चीजों के लिए नहीं पढ़ना है? कॉन्ट्राडिक्ट और कंफ्यूट करने के लिए नहीं पढ़ना है, बिलीव करके टेक फॉर ग्रांट लेने के लिए भी नहीं पढ़ना है, हमें कन्वर्सेट करने और डिस्कोर्स करने के लिए भी नहीं पढ़ना है, बट टू वे एंड कंसीडर। अब वे का यहाँ पर मीनिंग है एनालाइज करना, कंपेयर करना, इवेल्युएट करना, और कंसीडर करना यानी कि उस पर रिफ्लेक्ट करना, उस पर सोचना अच्छे से। तो बेकन कहते हैं हमें पढ़ना किस लिए है? ताकि हम चीजों को अच्छे से एनालाइज कर पाएं, उन्हें कंपेयर कर पाएं, उन्हें इवेल्युएट कर पाएं, उन्हें सोच समझकर यूज कर पाएं, कंसीडर कर पाएं। तो यहाँ पर बेकन सिंपल लैंग्वेज का यूज करते हुए ही बताते हैं। इसमें यहाँ पर वो ज्यादा ऑर्नामेंटल चीज को शो नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर वो टोटल 4 बातें करते हैं। 4 में से 3 अप्रोचेस कैसी हैं? करप्ट अप्रोचेस हैं, और एक अप्रोच कैसी है? यहाँ पर करेक्ट अप्रोच है। करेक्ट अप्रोच कौन सी है? बट टू वे एंड कंसीडर। तो बेकन इस लाइन में रिटोरिक डिवाइस का यूज कर रहे हैं एन्यूमरेशन के थ्रू। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है जो कि फूड मेटाफर की तरह यूज होता है। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, others to be swallowed, and some few to be chewed and digested. That is, some books are to be read only in parts, others to be read but not curiously, and some few to be read wholly and with diligence and attention. अब यहाँ पर इस लाइन में भी बेकन ने 3 तरह की बुक्स की बात की है। एक्चुअल में टोटल 4 तरह की बुक्स की बात की है, लेकिन इस लाइन में वो 3 तरह की बुक्स की बात करते हैं। एक कौन सी? जो सिर्फ टेस्ट करने के लिए है। दूसरी कौन सी? जो स्वेलो करने के लिए, गिटने के लिए है। और तीसरी कौन सी? चूड एंड डाइजेस्टेड, अच्छे से चबा कर हजम करने के लिए। अब टेस्ट करने वाली बुक्स कौन सी हैं? सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड। अब टेस्ट करने वाली बुक्स कौन सी हैं? ऐसी बुक्स जिनको हम सेलेक्टिवली रीड करते हैं, पार्शियली रीड करते हैं, यानी कि ऐसी बुक्स, ऐसी रेफरेंस बुक्स जिनका हम यूज तो करते हैं, हम उनको चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं उन बुक्स को, लेकिन पूरी तरह से नहीं। कुछ बुक्स होती हैं जिनमें हमारे लिए 100 पेज की बुक है लेकिन 10 पेज ही काम किए हैं, तो फिर भी हमें वो बुक परचेज करनी है, लेकिन हमें सेलेक्टिव पढ़ना है, पार्शियल पढ़ना है, हमें उसे कंप्लीटली नहीं पढ़ना है। जैसे ग्रामर की कुछ बुक्स हैं जो कि टीचिंग एग्जाम्स में काम तो आती हैं, लेकिन हर एक बुक का हर एक पार्ट हमारे लिए काम आए ऐसा जरूरी नहीं है। तो हमें उनके लिए सेलेक्टिव होना होता है, हमें उन्हें सिर्फ टेस्ट करने के लिए पढ़ना होता है, पार्ट्स में पढ़ना होता है। अदर्स टू बी स्वेलोड। अब कुछ बुक होती हैं जिन्हें हमें स्वेलो करना होता है, कंप्लीटली पढ़ना होता है, लेकिन हमें उन्हें डीप एनालिसिस के साथ नहीं पढ़ना होता है, हमें उन्हें एक्सेप्ट करना होता है जैसी कि वो होती हैं।
जैसे कुछ नॉवेल्स होते हैं वो हम पढ़ते हैं, वो हम एंजॉयमेंट के लिए पढ़ते हैं। उस तरह की बुक्स का हमें डीप मीनिंग जानने की जरूरत नहीं होती, उन्हें हमें एनालाइज करने की भी जरूरत नहीं होती। हमें उसकी स्टोरी जाननी है, हमें उसकी स्टोरी समझनी है और खत्म करना है, दैट्स इट। ये बुक्स होती हैं स्वेलो करने वाली। एंड सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड, और कुछ होती हैं जो कि हमें चबा चबा कर हजम करनी होती हैं। ऐसी बुक्स कौन सी होती हैं? हमारी टेक्स्ट बुक्स होती हैं, हमारी एग्जाम बुक्स होती हैं, जो प्रॉपर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनी हुई बुक्स होती हैं। उन्हें हमें घोट कर पी जाना होता है, उनका एक एक पार्ट, एक एक वर्ड जो है हमें अच्छे से पढ़ना होता है, हमें याद करना होता है, उसको अपने दिमाग में बसाना होता है। ऐसी बुक्स होती हैं च्यू करने वाली, डाइजेस्ट करने वाली। उन्हें हम थोरोली पढ़ते हैं, धीरे धीरे पढ़ते हैं, समझ कर पढ़ते हैं, पूरी अटेंशन के साथ रिफ्लेक्ट करते हैं। ऐसे जो टेक्स्ट होते हैं, ऐसी जो बुक्स होती हैं, उसके लिए हमारा इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट बहुत जरूरी होता है। और इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट हमारा अगर अच्छा होगा तभी हमें वो रिवॉर्ड मिलेगा, हमें वो डीप स्टडी से समझ आ सकेगा। तो जो हमें फ्रूट चाहिए, जो हमें रिवॉर्ड चाहिए, वो तभी पॉसिबल है जब हम उन बुक्स को च्यू करेंगे और डाइजेस्ट करेंगे। ऐसी बुक्स हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। दैट इज सम बुक्स आर टू बी रेड ओनली इन पार्ट्स। ये किसके लिए यूज हुआ है? टेस्टेड बुक्स के लिए। अदर्स टू बी रेड बट नॉट क्यूरियसली। अब कुछ बुक्स होती हैं जो हमें पढ़नी है। ये बुक्स कौन सी है? जो क्यूरियोसिटी के साथ नहीं पढ़नी है, सिर्फ स्वेलो करने वाली बुक्स होती हैं कि हाँ हमें इसे खत्म करना है, समझना नहीं है, डीप आर्ग्यूमेंट में नहीं जाना है, डीप एनालिसिस नहीं करना है, बस खत्म करना है। एंड सम फ्यू टू बी रेड हॉली एंड विद डिलीजेंस एंड अटेंशन। और कुछ बुक होती हैं जो पूरी तरह से हमें पढ़नी होती हैं, पूरी डिलीजेंस के साथ, पूरी अटेंशन के साथ। अब डिलीजेंस का यहाँ पर मीनिंग है हार्ड वर्क, और अटेंशन यहाँ पर कंसंट्रेशन के लिए यूज हुआ है। तो कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिन्हें हमें प्रॉपर एनालिसिस के साथ पढ़ना होता है, पूरे हार्डवर्क, पूरी शिद्दत के साथ पढ़ना होता है, पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना होता है। ये बुक्स होती हैं च्यू करने वाली और डाइजेस्ट करने वाली। तो इस लाइन में बेकन ने 3 तरह की बुक्स की बात की है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, 3 पार्ट के फ्रेज को वो नहीं छोड़ रहे हैं। टू बी टेस्टेड, टू बी स्वेलोड एंड टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड। ये 3 तरह की बुक्स हैं। अब एक चौथी तरह की बुक की भी बेकन बात करते हैं, और ये बुक्स कौन सी होती हैं? डिस्टिल्ड बुक्स होती हैं, जो समराइज्ड बुक्स होती हैं, जो हमें खुद से डायरेक्टली नहीं पढ़नी होती, हमें इसके लिए असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है, यानी कि किसी के नोट्स की, किसी के एक्सट्रैक्ट्स की जरूरत पड़ती है। सम बुक्स आल्सो मे बी रेड बाय डेप्यूटी एंड एक्सट्रैक्ट्स मेड ऑफ देम बाय अदर्स, बट दैट वुड ओनली बी इन द लेस इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट्स एंड द मीनर सॉर्ट्स ऑफ बुक्स, एल्स डिस्टिल्ड बुक्स आर लाइक कॉमन डिस्टिल्ड वाटर्स, फ्लैशी थिंग्स। अब ये बेकन ने चौथी तरह की बुक बताई है, और ये बुक कौन सी है? जो डेप्यूटी के द्वारा पढ़ी जानी चाहिए। डेप्यूटी का यहाँ मीनिंग है असिस्टेंट, यानी कि हमें किसी पर्सन को कहना चाहिए कि हमें उस बुक का समराइजेशन दे दे और फिर हम उसे पढ़ सकें। एंड एक्सट्रैक्ट्स मेड ऑफ देम बाय अदर्स। एक्सट्रैक्ट्स का यहाँ मीनिंग है नोट्स या फिर कमेंट्स। तो कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जो हमें असिस्टेंट के द्वारा पढ़ाई जानी चाहिए, यानी कि कोई असिस्टेंट है, हमने हायर किया असिस्टेंट कि हाँ भाई तू मेरे लिए ये बुक की समरी बना दे और फिर मैं पढ़ूंगा। आजकल ये काम कौन कर रहा है? एआई कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम किसी भी बुक की समरी इजीली गेन कर सकते हैं। तो हमें ऐसी बुक्स पढ़नी है जो कि असिस्टेंट के द्वारा पढ़ी जानी चाहिए। तो कुछ ऐसी बुक्स होती हैं जो कि डेप्यूटी के थ्रू, असिस्टेंट के थ्रू रीड की जानी चाहिए, और उनके जो एक्सट्रैक्ट्स हैं जो कि दूसरों के द्वारा बनाए गए हैं, यानी कि नोट्स हैं या किसी ने उस पर कमेंट किया है, तो हमें उसको पढ़ना चाहिए, डायरेक्टली पूरे बुक को नहीं पढ़ना चाहिए। बट दैट वुड बी ओनली इन द लेस इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स एंड द मीनर सॉर्ट ऑफ बुक्स। लेकिन ऐसा हमें सभी बुक्स के साथ नहीं करना है। बेकन यहाँ पर स्पेसिफाई कर रहे हैं कि हमें सभी बुक्स को डेप्यूटी के थ्रू नहीं पढ़ना है, एक्सट्रैक्ट्स के थ्रू नहीं पढ़ना है। हमें इस तरीके को तभी यूज करना है जब वो लेस इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट की है, यानी कि बहुत ही कम इंपॉर्टेंस की हैं, बहुत ही तुच्छ दर्जे की हैं, मीनर सॉर्ट की हैं, यानी कि वो हमारे लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती हैं जितना हम सोचते हैं। तो ऐसी बुक्स को हमें खुद से नहीं पढ़ना है, हमें उसकी समरी पढ़नी है, किसी से गेन करनी है वो समरी, फिर उसे पढ़ना है। तो ये मीनर सॉर्ट ऑफ बुक्स हैं, तुच्छ दर्जे की किताबें हैं, लेस इंपॉर्टेंस की बुक्स हैं। एल्स डिस्टिल्ड बुक्स आर लाइक कॉमन डिस्टिल्ड वाटर्स, फ्लैशी थिंग्स। अब डिस्टिल्ड का यहाँ मीनिंग है समराइज्ड या फिर एब्रिज्ड। तो डिस्टिल्ड बुक्स कौन सी हुई? जो समराइज्ड बुक्स हैं या फिर एब्रिज्ड, यानी कि उनकी समरी बनाई हुई। ऐसी बुक्स होती हैं जिनकी समरी भी बनती है। मान लीजिए 400 पेज की बुक है, लेकिन उसकी जो समरी है वो 30 पेज में, 40 पेज में बनकर हमें मिल रही है, तो हमें उसे पढ़ने में कहाँ ही दिक्कत है। हम उसे 40 पेज में 4-5 घंटे में निपटा सकते हैं इजीली। तो यहाँ पर वो कंपेयर कर रहे हैं, लाइक का यूज कर रहे हैं, दूसरी बार सिमिली का यूज हो रहा है। डिस्टिल्ड बुक्स आर लाइक कॉमन डिस्टिल्ड वाटर्स। डिस्टिल्ड वाटर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। डिस्टिल्ड वाटर कौन सा होता है? जो बिल्कुल प्योर होता है, जिसमें से यूजफुल और हार्मफुल बैक्टीरिया सभी के सभी रिमूव हो जाते हैं। जब UV प्लस UF वाला हम प्योरीफाइड वाटर पीते हैं तो वो डिस्टिल्ड वाटर हम कह सकते हैं, जिसमें से हमारे लिए हार्मफुल बैक्टीरिया भी रिमूव कर दिया जाता है और हार्मफुल के साथ साथ यूजफुल बैक्टीरिया भी रिमूव कर दिया जाता है। तो वो होता है डिस्टिल्ड वाटर, जिसका ना कोई टेस्ट होता है, जो बहुत ही ज्यादा प्योर होता है, हमें पीने में वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और उसी डिस्टिल्ड वाटर को स्पेसिफाई किया है फ्लैशी थिंग्स के साथ। फ्लैशी यानी कि इंसिपिड, इंसिपिड यानी कि टेस्टलेस।
तो उस डिस्टिल्ड वाटर को बेकन ने रिप्रेजेंट किया है इनसिपिड या टेस्टलेस से, यानी कि ऐसा पानी जो इनसिपिड हो चुका है, टेस्टलेस है, जिसका अब कोई टेस्ट बचा ही नहीं है, उसका कंपैरिजन बेकन ने किया है डिस्टिल्ड बुक्स के साथ। यानी कि ये ऐसी समराइज्ड बुक्स हो जाती हैं जो डिस्टिल्ड वाटर की तरह होती हैं, यानी कि उनमें से आलतू फालतू सभी चीजें निकाल दी जाती हैं, उसे टेस्टलेस कर दिया जाता है, वो हमारे लिए बस थोड़ी बहुत काम की रहती हैं, हमें जितनी जरूरत है उतना ही काम की रहती हैं। तो इस लाइन में बेकन ने दूसरी बार सिमिली का यूज किया है। इस ऐसे में टोटल 3 बार सिमिली का यूज होगा। ये पूरा का पूरा ऐसे जो है एफोरिस्टिक अप्रोच पर बेस्ड है, यानी कि बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही ज्यादा बड़ी बातें कहना। एक नया पार्ट यहाँ पर शुरू हो रहा है रीडिंग, स्पीकिंग और राइटिंग को लेकर। स्टार्ट कर रहे हैं बेकन रीडिंग के साथ। सो रीडिंग मेकथ ए फुल मैन। अब ये यहाँ पर आर्केइक वर्ड की तरह यूज हुआ है जो कि एलिजाबेथन एज के टाइम में यूज होता था, तो यहाँ पर मेकथ जो है वो मेक्स के लिए यूज हुआ है। सो रीडिंग मेकथ ए फुल मैन, कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। अब बेकन यहाँ पर रीडिंग की बात करते हैं कि रीडिंग जो है, पढ़ने से जो है एक आदमी जो है फुल मैन बनता है। फुल मैन का यहाँ पर मीनिंग है फुल ऑफ नॉलेज, यानी कि अगर कोई आदमी पढ़ता है उससे उसमें नॉलेज भरपूर हो जाती है। तो रीडिंग से एक फुल मैन क्रिएट होता है जो कि कॉम्प्रिहेंसिव होता है, वेल इन्फॉर्म्ड होता है, एनरिच्ड होता है नॉलेज से, और उसका एक अपना अलग पर्सपेक्टिव होता है, एक नजरिया होता है। रीडिंग से फुलनेस आती है, नॉलेज जो है हमारी वाइड हो जाती है, हमारी मेमोरी, मेंटल कैपेसिटी ये बढ़ जाती है। कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन। अब कॉन्फ्रेंस का यहाँ पर मीनिंग है डिस्कोर्स से, कन्वर्सेशन से, बातचीत से। तो अगर कोई व्यक्ति बातूनी है जो काफी ज्यादा बातचीत करता है, वो एक रेडी मैन बन जाता है, यानी कि वो प्रेजेंट विट बन जाता है, विटी बन जाता है, हाजिर जवाब हो जाता है। यानी कि अगर एक पर्सन काफी ज्यादा डिस्कोर्स करता है, काफी ज्यादा कन्वर्सेशन में रहता है, बातचीत करता रहता है, तो वो हाजिर जवाब बन जाता है, एक रेडी मैन बन जाता है, जवाब देने के लिए तैयार हो जाता है, हाजिर जवाब हो जाता है। वो आसानी से चीजों का जवाब अच्छे से दे पाता है, कन्वर्सेट कर पाता है, डायलॉग डिलीवर कर पाता है, चीजों को अच्छे से अडेप्ट करता है, क्विक थिंकिंग के लिए प्रिपेयर हो जाता है, चाहे वो किसी भी तरह की सिचुएशन हो। अब ये कॉन्फ्रेंस किस किस तरह से हो सकती है? कन्वर्सेशन के थ्रू, डिस्कशन के थ्रू और डिबेट के थ्रू। और इन सभी चीजों से एक आदमी जो है वो रेडीनेस में आ जाता है, क्विक विट हो जाता है, और उसी टाइम उसी सिचुएशन के बारे में अच्छे से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता है। और इस पॉइंट को हम कहते हैं इलोक्वेंट आर्टिकुलेशन। एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। अब यहाँ पर फिर से तीसरी बार एंड का यूज वो कर रहे हैं, पहले 2 पॉइंट्स के बीच में नहीं किया लेकिन थर्ड पॉइंट में कर रहे हैं। एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। और राइटिंग से, लिखने से एक आदमी जो है एग्जैक्ट मैन बन जाता है। अब एग्जैक्ट मैन का यहाँ पर यूज हुआ है परफेक्शन के लिए, टू द पॉइंट बात करने के लिए। एग्जैक्ट मैन यानी कि जो टू द पॉइंट बात करे, नपी तुली बात करे, जितनी जरूरत है उतनी ही बात करे। तो ऐसी चीज कहाँ से आती है? राइटिंग से आती है। अब इस पूरी लाइन में आप देखेंगे बेकन ने खुद का कितने अच्छे से यूज किया है। पहले बेकन ने चीजों को रीड किया, फिर पार्लियामेंट में गया, लॉर्ड चांसलर भी बना, कॉन्फ्रेंस की उस टाइम पे उसने बहुत ज्यादा, लॉ के टाइम पे भी कॉन्फ्रेंस की बातचीत काफी ज्यादा की, उससे वो एक रेडी मैन बना। एंड राइटिंग एंड एग्जैक्ट मैन। उसके बाद उसने लिखना शुरू किया, लिखने से वो टू द पॉइंट बात करना शुरू कर गया। आप उसके ऐसे में भी देखते होंगे कि उसका ऐसे चाहे 1 पेज का ही हो लेकिन उसमें बहुत सारी बातें होती हैं। वो अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज का बहुत ज्यादा यूज करता है अपने एसेज में। तो राइटिंग से एग्जैक्ट मैन बनता है। तो राइटिंग प्रोड्यूस करती है एग्जैक्ट मैन को, जो कि प्रिसाइज बात करे, केयरफुली लैंग्वेज का यूज करते हुए बात करे, उसके थॉट्स जो है राइगोरियस हों, यानी कि प्रिसाइजन और एक्यूरेसी के साथ बात करे, लॉजिकली चीजों को ऑर्गेनाइज कर सके। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा शुरू हो रहा है जो कि इसी लाइन से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर बेकन जो है लिमिटेड एक्टिविटी के लिए कंपनसेट कर रहा है। अब वो कंपनसेट किस तरह से कर रहा है देखिए। एंड देयरफॉर इफ अ मैन राइट लिटिल। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बातचीत उल्टी शुरू हो गई है। पहले उन्होंने रीडिंग की बात की, फिर कॉन्फ्रेंस की बात की और फिर राइटिंग की बात की। यहाँ पर उल्टा बात करेंगे, पहले राइटिंग की बात करेंगे, फिर कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे और उसके बाद रीडिंग की बात करेंगे। एंड देयरफॉर इफ अ मैन राइट लिटिल ही हैड नीड हैव अ ग्रेट मेमोरी। अब बेकन बात करते हैं कि अगर एक आदमी जो है वो बहुत कम लिखता है, उसकी लिखने की कला इतनी सक्षम नहीं है, वो इतना कम लिखता है, तो उसकी यादाश्त बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसकी मेमोरी जो है ग्रेट होनी चाहिए। तो बेकन यहाँ पर क्लियरली रिप्रेजेंट करते हैं कि लिमिटेड राइटिंग है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट है कि एक्सीलेंट मेमोरी होनी जरूरी है। जैसे अभी यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, तो अगर आप उन पॉइंट्स को लिख रहे हैं तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आप उन पॉइंट्स को नहीं लिख रहे हैं तो आपकी एक शार्प मेमोरी होना जरूरी है, एक ग्रेट मेमोरी होना जरूरी है, जिससे आपको वो पॉइंट याद रखें। यानी कि आप नहीं लिखते हैं तो आपकी एक ग्रेट मेमोरी होना जरूरी है। इफ ही कन्फर लिटिल ही हैड नीड हैव अ प्रेजेंट विट। अगर कोई आदमी बहुत ही कम बातचीत करता है, ज्यादा बात नहीं करता है, तो वो प्रेजेंट विट होना चाहिए, यानी कि उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छी होनी चाहिए। कम बातचीत कर रहा है और जब भी बातचीत करे तो फिर उसमें हाजिर जवाबी होनी चाहिए, यानी कि अपनी बात कहने की कला होनी चाहिए, उसी टाइम पर जवाब देना आना चाहिए। फिर ध्यान दीजिए
लीजिए पहले बैकन ने बातचीत की कि कॉन्फ्रेंस कर रहा है तो विटी पर्सन बनता है, लेकिन यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वो कॉन्फ्रेंस कम करता है, कन्फर कम करता है, तो भी प्रेजेंट विट होना चाहिए, उसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए कि अगर जब भी बात करे तो अच्छे से ढंग से प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करते हुए बात करे, यानी कि उसकी बातचीत करने की कला बहुत अच्छी होनी चाहिए। एंड इफ ही रीड लिटिल he had need have much cunning to seem to know that he doth not। यहाँ पर doth का मीनिंग है does, आर्केइक वर्ड है ये भी। अब तीसरी बात वो करते हैं कि अगर एक आदमी पढ़ता कम है तो वो काफी चालाक होना चाहिए। किस तरह से चालाक होना चाहिए कि अगर उसे किसी चीज का पता नहीं है कुछ भी, तो इतना उसमें दिमाग होना चाहिए, इतनी चालाकी होनी चाहिए वो उस चीज का जवाब दे सके। ऐसा नहीं पता लगना चाहिए किसी को कि उस चीज के बारे में उस आदमी को कुछ पता नहीं है, तो उसमें कनिंगनेस होनी बहुत जरूरी है, ये यहाँ पर बेकन बता रहे हैं। तो अगर कोई कम पढ़ता है तो उसमें अपनी बात को छुपाना आना चाहिए, क्योंकि अगर उसे नॉलेज कम है तो जितनी भी नॉलेज है उसका दिखावा अच्छे से करना आना चाहिए, ये बात बेकन यहाँ पर कह रहे हैं। सो इफ अ रीड लिटिल ही हैड नीड हैव मच कनिंग टू सीम टू नो दैट ही डथ नॉट, यानी कि अगर उसे कोई चीज पता नहीं भी है तो वो एक्सप्रेस कर पाए ढंग से कि मुझे ये पता है, अपनी बात को छुपा पाए, ये ना शो कर पाए कि मुझे नहीं पता। अब इसका परफेक्ट एग्जांपल देख लीजिए, एक टीचर का एग्जांपल ले लेते हैं कि किसी स्टूडेंट ने पूछ लिया कि मुझे इस वर्ड का मीनिंग बताइए। अब उस टीचर को नहीं पता, तो उस टीचर में ये छुपाने की कला आनी चाहिए कि वो उस बात को किस तरह से टाले। हालांकि लॉजिकल नॉलेज तो यही कहती है आज के टाइम में कि वो उस बच्चे को कहे कि मैं आपको कल बता दूंगा, मुझे इस मीनिंग के बारे में नहीं पता। लेकिन बेकन के अकॉर्डिंग उसे अपनी बात को छुपाने की कला आनी चाहिए। यहाँ पर बेकन जो है अनएथिकलनेस की बात करते हैं, अनैतिकता की बात करते हैं। तो बेकन के अकॉर्डिंग उस टीचर के द्वारा बच्चे को क्या जवाब दिया जाना चाहिए कि मुझे इस मीनिंग का पता तो है, लेकिन मैं तुम्हें चेक करूंगा, एक काम करना तुम कल इसका मीनिंग लिख के लाना, मैं कल चेक करूंगा तुम्हें और मैं पूछूंगा तुमसे। तो इस तरह का एग्जाम्पल इस चीज को स्पेसिफाई कर सकता है। तो इसमें बेकन ने लिमिटेड एक्टिविटी के साथ कंपनसेशन की बात की है कि अगर आपको उस चीज के बारे में कम नॉलेज है, आप कम लिखते हैं, आप कम कन्फर करते हैं, कम रीड करते हैं, तो किस तरह से चीजों के साथ कंपनसेट कर सकते हैं आप। अब इस पॉइंट के साथ बेकन जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक बेनिफिट्स के बारे में बताते हैं। किस तरह से 6 तरह की चीजों के बारे में बेकन यहाँ पर बात करेंगे। एक है हिस्ट्रीज, दूसरा है पोइट्स, तीसरा है मैथमेटिक्स, फोर्थ है नेचुरल फिलोसफी, फिफ्थ है मोरल एंड सिक्स्थ है लॉजिक एंड रिटोरिक। इन 6 चीजों के थ्रू बेकन यहाँ पर अपने वे को रिप्रेजेंट करेंगे। हिस्ट्रीज मेक मैन वाइज, poets witty, the mathematical subtle, natural philosophy deep, moral grave, logic and rhetoric able to contend। अब बेकन यहाँ पे बताते हैं कि हिस्ट्री जो है वो एक आदमी को वाइज बनाती है, बुद्धिमान बनाती है। किस तरह से? अगर हमें हिस्ट्री की नॉलेज होगी तो हम गलतियों से सीखेंगे। अगर कोई गलतियों को देखकर भी उनसे नहीं सीख रहा है तो वो वाइज मैन नहीं है, बेकन का यहाँ पर ये कहना है। यानी कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री में किस चीज से क्या गलतियां हुई वो अगर हमें पता लग रही हैं तो हमें वो गलतियां दोहरानी नहीं चाहिए, जिससे हम वाइज मैन कहलाएंगे। तो हिस्ट्री विजडम क्रिएट करती है। पोइट्स विटी, अब पोइट्री जो है वो विट क्रिएट करती है, हाजिर जवाब बनाती है, और हाजिर जवाब के साथ साथ विटी का यहाँ पर मीनिंग है इमेजिनेटिव। तो पोइट्री जो है वो इमेजिनेटिव बनाती है, आप में सोचने की कला विकसित करती है। तो अगर आप पोइट्री रीड करते हैं तो आप में इमेजिनेशन पावर क्रिएट होती है, क्रिएटिव थिंकिंग आती है, क्लेवर एक्सप्रेशन आते हैं, मेंटल एजिलिटी आती है, और इमेजिनेटिव कनेक्शन मेकिंग भी आप में डेवलप होता है। द मैथमेटिक्स सटल, अब याद रखिएगा बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स के लिए बेकन ने यूज किया है उनके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं यूज किया, लेकिन मैथमेटिक्स के साथ यहाँ पर द आर्टिकल यूज किया है। एक और बात और है कि मैथमेटिक्स का पूरे ऐसे में 2 बार यूज हुआ है। सो द मैथमेटिक्स सटल। अब मैथमेटिक्स जो है वो सटल बनाती है। सटल का यहाँ पर क्या मीनिंग है? सूक्ष्म, एक्यूरेट, यानी कि डीप एनालिसिस के साथ। अगर कोई मैथमेटिक्स पढ़ेगा तो वो सूक्ष्मता से किसी चीज को समझेगा, गहराई से समझेगा, क्योंकि अगर उसका ध्यान जरा सा भी भटका तो उसकी एक्यूरेसी खत्म हो जाएगी। तो मैथमेटिक्स सटल बनाती है, सटिलिटी क्रिएट करती है, केयरफुल लॉजिकल डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करती है, लॉजिकल प्रिसाइजन देती है, यानी कि हम सूक्ष्मता से, गहनता से किसी चीज को समझ सकें। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग क्रिएट करती है एक मैन के अंदर। नेचुरल फिलोसफी डीप, अब नेचुरल फिलोसफी यानी कि नेचर से हम मीनिंग ले सकते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री से, और नेचुरल फिलोसफी जो दर्शन शास्त्र है। अब दर्शन शास्त्र का अध्ययन करेंगे हम, वो भी फिजिक्स और केमिस्ट्री का यूज करते हुए डीप में जाएंगे, गहनता से उसका अध्ययन करेंगे, तो हमें वो गहन बनाती है, डीप बनाती है, हमें चीजों को गहराई से समझने की समझ देती है। सो नेचुरल फिलोसफी डेप्थ में जाना बताती है कि किस तरह से आप नेचर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्प्रिहेंशन क्रिएट कर सकते हैं, अपने आप को ढाल सकते हैं चीजों में। तो ये सब दर्शन शास्त्र से ही संभव है। मोरल ग्रेव, अब मोरल यानी कि नैतिक शिक्षा जो है वो कैसे बनाती है? हमें ग्रेव बनाती है, सीरियस बनाती है, गंभीर बनाती है। तो मोरल फिलोसफी ग्रेविटास क्रिएट करती है, डिग्निटी क्रिएट करती है, एथिकल डिस्क्रिमिनेंट क्रिएट करती है, और एथिकल वेट भी क्रिएट करती है, हमें सीरियसनेस की समझ देती है नैतिक शिक्षा। लॉजिक एंड रिटोरिक एबल टू कंटेंड, अब कंटेंट का यहाँ पर मीनिंग है आर्गुमेंट, तर्क वितर्क करना।
अब हम लॉजिक रीडिंग करेंगे, रिटोरिक रीडिंग करेंगे, तो उससे हमें आर्गुमेंट करने की कला आएगी। यानी कि हम अगर तर्क शास्त्र का यूज करेंगे, तर्क वितर्क करना समझेंगे, तो हमें उससे तर्क वितर्क करने की कला विकसित होगी। तो लॉजिक एंड रिटोरिक से कंटेंट करने की एबिलिटी क्रिएट होगी, कंटेंशियसनेस क्रिएट होगी, आर्गुमेंटेटिव स्किल्स डेवलप होंगे और पर्सुएसिव पावर भी क्रिएट होगी। तो इस लाइन में बेकन ने 6 तरह के सब्जेक्ट्स की बात की है कि 6 तरह के सब्जेक्ट्स जो हैं उससे हम कैसे कैसे बेनिफिट्स गेन कर सकते हैं। एब्यूएंट स्टडिया इन मॉर्स, ये लैटिन फ्रेज है जिसका बेकन ने यहाँ पर यूज किया है, और ये लैटिन फ्रेज जो है ओविड के वर्क हेरोइड्स से लिया गया है। इसकी क्या ट्रांसलेशन होती है? स्टडीज पास इनटू कैरेक्टर्स एंड इन्फ्लुएंस मैनर्स। ये फ्रेज इंपॉर्टेंट है। बेकन के ऊपर लैटिन जो लैंग्वेज थी उसका काफी इन्फ्लुएंस था और उसके मोस्ट ऑफ द वर्क्स में हमें लैटिन फ्रेजेस देखने को मिलती हैं। हालांकि बेकन इंग्लिश से ज्यादा लैटिन को प्रेफर करते थे लिखने में, लेकिन उनका जो वर्क है, उनको जो सक्सेस मिली है वो उनके इंग्लिश वर्क्स के थ्रू मिली है। फिर भी इनके इंग्लिश वर्क्स के अंदर भी हमें लैटिन का एक्सेंट, लैटिन का जो कोटेशंस हैं वो देखने को जरूर मिलते हैं। सो स्टडीज पास इनटू कैरेक्टर्स एंड इन्फ्लुएंस मैनर्स। अब यहाँ पर बेकन बताते हैं कि जो स्टडी है वो हमेशा कैरेक्टर में झलकती है। जिस तरह से हम जिस तरह की स्टडीज करते हैं उस तरह का ही कैरेक्टर हमारा बिल्ड होता जाता है, उस तरह की समझ हमारी विकसित हो जाती है, और उस तरह की स्टडी से ही हमारे उस तरह के मैनर्स जो हैं वो क्रिएट होते हैं। हम उन्हीं से ही इन्फ्लुएंस होकर आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी अभी बेकन ने सब्जेक्ट्स के बारे में बताया कि हिस्ट्रीज जो है उससे मैन वाइज बनेगा, पोइट्री से विटी बनेगा, मैथमेटिक्स से सटल बनेगा, नेचुरल फिलोसफी से डीप बनेगा, मॉरल से ग्रेव बनेगा, और लॉजिक और रिटोरिक से कंटेंट बनेगा। तो सब्जेक्ट का असर इंसान के कैरेक्टर में दिखाई देता है। बेकन यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करते हैं पिछली लाइन को जोड़ते हुए। ना देयर इज नो स्टोन और इम्पेडिमेंट इन द विट बट मे बी रोट आउट बाय फिट स्टडीज लाइक एज डिसीजेस ऑफ द बॉडी मे हैव एप्रोप्रिएट एक्सरसाइजेस। अब यहाँ पर बेकन यूनिवर्सल रेमेडी की बात करते हैं, और यूनिवर्सल रेमेडी किसके लिए? हमारे मेंटल डिफेक्ट्स के लिए, हमारी मानसिक अक्षमताओं के लिए हम क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं, क्या क्या रेमेडीज यूज कर सकते हैं। तो पिछली फ्रेज में बेकन ने हमें बताया कि हम जैसा पढ़ेंगे वैसे ही बन जाएंगे, हमारी पर्सनैलिटी, हमारे थॉट्स वैसे ही बन जाएंगे। अब यहाँ पर बेकन कहते हैं कि जो विट है, जो हमारा माइंड है, जो हमारी बुद्धि जो है, उसमें कोई भी बाधा क्रिएट होती है। यहाँ पर जो स्टोन्ड है और इम्पेडिमेंट है, इसका मीनिंग है बाधा, ऑब्स्टेकल। तो बेकन यहाँ पर कहते हैं हमारा जो माइंड है, हमारी जो बुद्धि है, उसमें कोई भी बाधा क्रिएट नहीं हो सकती है, बट मे बी रोट आउट बाय फिट स्टडीज। और बेकन कहते हैं कि अगर कोई बाधा क्रिएट हो भी जाती है तो ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है जिसे हम मेंटल डिसीजेस को स्टडीज से फिट ना कर पाए। यहाँ पर रोट आउट का मीनिंग है क्योर करना या सही करना, और फिट यानी कि प्रॉपर। तो बेकन यहाँ पर कहते हैं कि एक प्रॉपर स्टडीज है, उससे हम माइंड के किसी भी तरह के ऑब्स्टेकल को सही कर सकते हैं, उसको करेक्ट कर सकते हैं। रोट आउट का मैंने यहाँ पर आपको मीनिंग बताया, क्योर करना, सही करना, करेक्ट करना। तो प्रॉपर स्टडीज से किसी भी तरह के मेंटल स्टोन को, इम्पेडिमेंट को, ऑब्स्टेकल को क्योर किया जा सकता है। लाइक एज डिसीजेस ऑफ द बॉडी मे हैव एप्रोप्रिएट एक्सरसाइजेस। और साथ ही साथ बेकन इसको कंपेयर करते हुए तीसरी बार सिमिली का यूज करते हैं इस ऐसे में। लाइट का यहाँ पर यूज हुआ है सिमिली के रूप में, तीसरी बार इस ऐसे में सिमिली यूज हो रही है। तो बेकन यहाँ पर कहते हैं कि जिस तरह से फिट स्टडीज से, प्रॉपर स्टडीज से किसी भी बाधा को, ऑब्स्टेकल को, मेंटल ऑब्स्टेकल को क्योर किया जा सकता है, वो किस तरह से किया जा सकता है? जैसे कि हम प्रॉपर एक्सरसाइज से बॉडी के किसी भी डिसीज को करेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर बेकन दो बातें कर रहे हैं, एक तरह से तो कंपेयर कर रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम किसी भी तरह की एक्सरसाइज से हमारी बॉडी को क्योर कर सकते हैं, डिसीज को सही कर सकते हैं। अब वो एक्सरसाइज को एक्सपेंड कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कौन सी एक्सरसाइज से किस तरह के रोग खत्म हो सकते हैं। तो अब बेकन एक नए पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, फिजिकल एक्सरसाइज और हेल्थ की तरफ, जो कि इंडिविजुअल एक्टिविटीज से सही हो सकते हैं। अब वो इंडिविजुअल एक्टिविटीज क्या क्या हैं? बॉलिंग इज गुड फॉर द स्टोन एंड रेंस। स्टोन यानी कि पथरी, और रेंस यानी कि आपकी जो किडनी होती है उससे रिलेटेड रोग। तो ये बॉलिंग जो एक गेम होता है जिसमें एक बॉल फेंकी जाती है और काफी सारे वो एक पॉइंट से खड़े होते हैं, उन पर जाकर बॉल टच करती है और वो सभी पॉइंट्स गिर जाते हैं तो हमारा गोल हो जाता है। तो बॉलिंग जो गेम है उससे हमारी जो स्टोन की दिक्कत है, पथरी की दिक्कत है और किडनी की दिक्कत है वो सही होती है। तो बॉलिंग हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल हुई? स्टोन के लिए और रेंस के लिए, यानी कि किडनी स्टोन के लिए और किडनीज के लिए। शूटिंग फॉर द लंग्स एंड ब्रेस्ट। अब शूटिंग यानी कि आर्चरी, जो आर्चरी गेम है वो हमारे लंग्स के लिए, हमारे फेफड़ों के लिए और हमारी ब्रेस्ट के लिए, हमारी चेस्ट के लिए सही होता है। तो शूटिंग गेम हमारी रेस्पिरेटरी कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है। जेंटल वॉकिंग फॉर द स्टमक। अब नॉर्मल हम वॉक करते हैं वो हमारे पेट के लिए सही होता है, तो जेंटल वॉकिंग किस लिए बेनिफिशियल हो गया? डाइजेशन को सही करने के लिए बेटर हो गया। स्टमक का डाइजेशन से रिलेशन है डायरेक्ट। राइडिंग फॉर द हेड एंड द लाइक। अब यहाँ पर जो लाइक है ये सिमिली के लिए नहीं यूज हुआ है, इसीलिए इसे हम सिमिली की तरह रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। राइडिंग फॉर
द हेड। अब यहाँ पर राइडिंग घुड़सवारी की बात की जा रही है कि जो घुड़सवारी है वो हमारे हेड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। वो गेम हमारे हेड को बैलेंस करने में बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो मेंटल क्लैरिटी के लिए, सर्कुलेशन के लिए और बैलेंस क्रिएट करने के लिए हमारे लिए राइडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर बेकन ने 4 तरह की चीजें बताई हैं। बॉलिंग जो कि स्टोन और रेंज के लिए गुड है, शूटिंग जो कि लंग्स और ब्रेस्ट के लिए गुड है, जेंटल वॉकिंग स्टमक के लिए गुड है और राइडिंग हेड के लिए गुड है। तो ये 4 तरह की चीजें बताई हैं, 4 तरह की एक्सरसाइज बताई हैं जो कि गेम्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं कहीं ना कहीं। अब नेक्स्ट पार्ट में बेकन शुरुआत करते हैं वॉन्डरिंग माइंड की मैथमेटिक्स के साथ मैच करते हुए। सो इफ अ मैन्स विट बी वॉन्डरिंग, विट यानी कि माइंड, तो अगर एक आदमी का जो दिमाग है, जो ध्यान है, वो इधर उधर भटक रहा है, वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, लेट हिम स्टडी द मैथमेटिक्स। तो उसे क्या करना चाहिए? मैथमेटिक्स की स्टडी करनी चाहिए। यहाँ पर भी मैथमेटिक्स के साथ द आर्टिकल यूज हुआ है। पहले वाला जो मैथमेटिक्स आया था वहां भी द आर्टिकल था। तो बेकन यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर किसी का ध्यान भटकता है, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है, तो उसे मैथमेटिक्स की स्टडी करनी चाहिए। फॉर इन डेमोन्स्ट्रेशंस इफ हिज विट बी कॉल्ड अवे नेवर सो लिटिल ही मस्ट बिगिन अगेन। तो बेकन यहाँ पर कहते हैं कि डेमोन्स्ट्रेशंस में, यानी कि जो सॉल्विंग एग्जांपल्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, डेमोन्स्ट्रेशन उसके लिए यूज किया है, क्वेश्चंस के लिए। तो बेकन कहते हैं कि क्वेश्चंस में, डेमोन्स्ट्रेशन में अगर उसका ध्यान जरा सा भी भटका, नेवर सो लिटिल का यहाँ पर मीनिंग है जरा सा भी, एवर सो स्लाइटली, कि जरा सा भी ध्यान उसका भटका डेमोन्स्ट्रेशन में, क्वेश्चन में, ही मस्ट बिगिन अगेन, तो उसे दोबारा से उसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। तो बेकन यहाँ पर डायरेक्टली कह रहे हैं कि अगर किसी का भी ध्यान भटकता है तो उसे मैथमेटिक्स का पढ़ने के लिए कह दो, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन करेगा और हल्का सा भी ध्यान इधर उधर हुआ तो वो क्वेश्चन का पैटर्न भूल जाएगा, उसके ध्यान से निकल जाएगा, तो उसे वो क्वेश्चन दोबारा से सॉल्व करना पड़ेगा पूरा का पूरा। इसीलिए कंसंट्रेशन के लिए वो मैथमेटिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैथमेटिक्स का यूज करना बता रहे हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में वो डिस्क्रिमिनेशन के लैक के बारे में बात कर रहे हैं। सो इफ हिज विट बी नॉट अप टू डिस्टिंग्विश और फाइंड डिफरेंसेस, लेट हिम स्टडी द स्कूलमैन। स्कूलमैन का यहाँ पर यूज हुआ है फिलोसोफर्स से मिडिल एजेस के, उनके बारे में यहाँ पर बेकन ने बात की है। और उनके बारे में क्यों बात की है? फॉर दे आर सिमिनी सेक्टर स्प्लिटर्स ऑफ हेयर्स, यानी कि बाल की खाल निकालने वाले, छोटे छोटे पॉइंट को ध्यान से करने वाले, एक एक पॉइंट को ढंग से अचीव करने वाले। तो बेकन यहाँ पर कहते हैं इफ हिज विट बी नॉट अप टू डिस्टिंग्विश और फाइंड डिफरेंसेस, यानी कि अगर कोई आदमी जो है इस चीज के कैपेबल नहीं है कि वो चीजों में अच्छे से अंतर कर पाए, किसी चीज को सही प्रूव कर पाए, तो उसे स्कूलमैन को पढ़ना चाहिए, यानी कि जो फिलोसोफर्स थे मिडिल एजेस के, उनको पढ़ना चाहिए। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि वो सिमनी सेक्टर्स बन जाएंगे, यानी कि स्प्लिटर ऑफ हेयर्स, बाल की खाल निकालने वाले बन जाएंगे। चीजों को डीप एनालिसिस के साथ पढ़ेंगे, जिससे कि जो चीजों में वो अंतर नहीं कर पा रहे हैं वो अंतर करना सीख जाएंगे। और तीसरी वो चीज बता रहे हैं कनेक्टिव थिंकिंग की, और उसके लिए वो एग्जांपल दे रहे हैं लो का। तो यहाँ पर भी 3 तरह की चीजों की बात की है। यहाँ पर एक वर्ड आया आप्ट, इसका मीनिंग है एबल। पहले भी आप्ट का यूज हुआ है, इसका मीनिंग भी एबल है। सो इफ ही बी नॉट अप टू बीट ओवर मैटर्स, बीट ओवर का यहाँ पर मीनिंग है थोरोली एग्जामिन करना। सो इफ ही बी नॉट अप टू बीट ओवर मैटर्स, कि कोई इंसान जो है वो चीजों को अच्छे से एग्जामिन नहीं कर पा रहा है, सॉल्व नहीं कर पा रहा है, एंड टू कॉल अप वन थिंग टू प्रूव एंड इल्यूस्ट्रेट अनदर, लेट हिम स्टडी द लोअर्स केसेस। और एक चीज से दूसरी चीज सिद्ध नहीं कर पा रहा है तो उसे लोअर केसेस की स्टडीज करनी चाहिए। अब ऐसा एग्जाम्पल बेकन ने क्यों दिया? क्योंकि आज के केसेस में भी ऐसा होता है, पहले के केसेस में भी होता रहा है कि कोई लोअर का केस है, उसका जो जजमेंट आता है, उसका जो रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट को यूज करते हुए आगे के टाइम में कहीं ना कहीं पर अपना ओपिनियन रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मान लीजिए आज सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी अपना रिजल्ट दे दिया है, लेकिन लॉयर कहता है कि 2016 के, 2012 के, 2010 के केस में ऐसा कुछ हुआ था और उसका ये रिजल्ट आया था, तो आपको ये कंसीडर करना चाहिए। तो इस तरह से वो जजमेंट चेंज करवा सकता है लॉयर का केस। तो लॉयर के केसेस की स्टडी भी इसी वजह से की जाती है। लॉयर के केसेस जितने भी होते हैं, आज तक के जितने भी केसेस हुए हैं, उनके लॉयर के केसेस की स्टडीज को संभाल के रखा जाता है, ताकि उन लॉयर के केसेस को स्टडी करके आगे के रिजल्ट्स दिए जा सकें। तो बेकन यहाँ पर कहते हैं कि अगर कोई भी पर्सन चीजों को सॉल्व नहीं कर पा रहा, थोरोली एग्जामिन नहीं कर पा रहा, या फिर एक चीज का यूज करते हुए दूसरी चीज या दूसरे एक्शन को राइट प्रूव नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे टाइम पर, ऐसे केस में लोअर के केस काम आएंगे, यानी कि उसे लोअर केसेस की स्टडी करनी चाहिए। तो यहाँ पर 3 तरह के डेमोन्स्ट्रेशन बेकन ने दिए हैं। और इसके बाद ऐसे की लास्ट लाइन आती है, सो एवरी डिफेक्ट ऑफ द माइंड मे हैव अ स्पेशल रिसीट। और अपनी बात को एंड करते हुए, विराम देते हुए बेकन कहते हैं कि एवरी डिफेक्ट, यानी कि जितनी भी तरह की प्रॉब्लम होती हैं, डिफेक्ट का यहाँ पर मीनिंग है प्रॉब्लम और रिसीट का यहाँ पर मीनिंग है रेमेडी, यानी कि क्योर। सो एवरी डिफेक्ट ऑफ द माइंड मे हैव अ स्पेशल रिसीट, यानी कि जितनी भी तरह की प्रॉब्लम होती हैं उनके लिए हमेशा ही एक स्पेशल रेमेडी रहती है, स्पेशल तरह का इलाज, स्पेशल क्योर रहता ही है।
और इस बात को एंड करते हुए बैकन इसको यूनिवर्सल प्रेस्क्रिप्शन देते हैं, यानी कि बैकन कहते हैं कि कितनी भी तरह की कोई दिक्कत आ जाए लेकिन उसका इलाज ना हो ऐसा संभव ही नहीं है। हर एक प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है। बैकन ये यूनिवर्सल प्रेस्क्रिप्शन देते हैं, यानी कि आपको हार नहीं माननी है और जिस भी चीज में आप जा रहे हैं अगर आपको कोई ऑब्स्टेकल आ रही है तो उसे सॉल्व कीजिए, उससे भागिए मत। बैकन का ये यहाँ पर कहना है। तो इसी के साथ ये ऐसे जो है हमारा यहीं पर एंड होता है। तो इसी के साथ हम हमारी वीडियो को भी यहीं विराम देंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।